वेलकम टू रट्टा कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो WBMSC की तरफ से जो एग्जाम आया था ना, NKDA में, उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसका एनालिसिस करेंगे आज। ठीक है, मैकेनिकल का एसई का जो पेपर है उसके ऊपर आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था? फंक्शन ऑफ द वाशर। वाशर क्या करते हैं? ये आपको जो प्रोवाइडिंग बियरिंग एरिया को प्रोवाइड करते हैं। तो एक का आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मल्टीपल डिस्क क्लच। ठीक है, जब हम लोग क्लच का जब मशीन डिजाइन में जब क्लच का डिजाइन पढ़ा था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, जो मल्टीपल डिस्क क्लच था उसका यहाँ पर दिया गया है टोटल 6 डिस्क है। और आपका 6 डिस्क ऑन ड्राइविंग ऑन शेफ्ट एंड 5 डिस्क ऑन द ड्रिवेन शेफ्ट। मतलब क्या, जो ड्राइविंग शेफ्ट है उसमें आपका 6 शेफ्ट है और जो ड्रिवेन शेफ्ट है उसमें आपका 5 शेफ्ट है। तो वहां पर बोला गया है क्या, कितना पेयर कॉन्टैक्ट होगा। तो इसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला था? N1 प्लस N2 -1 N1 क्या है? आपका जो ड्राइविंग शेफ्ट है उसमें कितना डिस्क, नंबर ऑफ डिस्क। और N2 है आपका जो ड्रिवेन सिस्टम में कितना डिस्क है उसका नंबर, है ना। तो ड्राइविंग सिस्टम में कितना है टोटल, यहाँ पर 6 है और ड्रिवेन में है आपका 5। उसके साथ 1 माइनस करेंगे तो आपका क्या है, 6 - 5 11 -1 इजिकल टू 10। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा बी। तो दो का आंसर हो गया आपका 10, है ना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। बेस रेडियस आपका 30 mm एंड हाइट है आपका 40 mm, है ना। बेस रेडियस है आपका 40 mm, है ना। तो साइज ऑफ द सीट मतलब कितना ऐसा मटेरियल बनाने के लिए कितना सीट मटेरियल चाहिए। तो आपका जो कोन का आपका स्ट्रक्चर है ये कैसा है, ऐसा है ना। ऐसा है तो आपको क्या बोला गया, ये रेडियस दे दिए गए। रेडियस कितना बोला गया है? रेडियस यहाँ पर सर्कुलर कोन कितना बोला गया, रेडियस सर्कुलर कोन रेडियस है 30 सेंटीमीटर। तो इसका डिस्टेंस आपको दे दिए 30 mm, सॉरी 30 mm बोला गया है। और ये जो हाइट है, ठीक है, ये हाइट का डिस्टेंस बोला गया है। ये हाइट कितना है? ये हाइट है आपका 40 mm। तो आपको ये स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा। मतलब ऐसा है जो आपका एलाइन जो डायमेंशन है ना, ये तो आपका परपेंडिकुलर डायमेंशन हो गया ये हाइट। लेकिन ये जो एलाइन साइड है, ठीक है, इसका डायमेंशन लेना पड़ेगा। तो ये है एल। तो ये अगर हम लोग एक राइट एंगल टेंगल समझ के चलेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करेगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बेस का स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसके लिए एल इजिकल टू हमारा क्या आ जाएगा, रूट ओवर पी। पी क्या है आपका? परपेंडिकुलर मीन्स क्या, इसका हाइट हाइट कितना बोला गया है 40 mm। तो 40 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 30। ये बेस 30 में मतलब इस रेडियस है आपका 30 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1600 प्लस 900 मतलब 2500, है ना। 2500 मतलब 50। तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका ये स्लाइड हाइट लेंथ मिल गया आपको। अब क्या है, आप जो हमारा सरफेस निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है, सरफेस एरिया। कोई भी अगर लेटरल सर्कुलर कोन का सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया होते हैं पाई आर एल, है ना, पाई आर एल। तो यहाँ पर हम लोगों को पाई मिल गया है। पाई क्या है 3.14 इंटू आर दे दिया गया है कितना है 30। और एल कितना है आपको 50। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको आ जाएगा लगभग ये आंसर होगा, है ना। ये कितना आंसर होगा आपका 4712। देखिए यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आप आपको ऐसे कैसे पता चलेगा, ये 3 इंटू मतलब ये 3 इंटू 5 क्या होगा 15। 15 इंटू 3 मतलब क्या 45। 45 का नजदीक यही एक ही ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं क्या, ये इसका आंसर आपका 4712, ठीक है, 4712। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 का अगर आंसर देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ए गुड रिटर्न मीटर। नॉट रिक्वायर्ड, ये आपका एग्जाम में बहुत गलती होता है, हम लोग रिक्वायर्ड लिख देते हैं, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, आपका लाइट वेट होगा तो अच्छा होगा, ठीक है, शुड भी स्मूथ, सरफेस फिनिश स्मूथ होगा तब भी अच्छा होगा। वही इजीली अवेलेबल होगा तो उसका पैसा कॉस्ट कम होगा। लो स्ट्रेंथ नहीं, हाई स्ट्रेंथ होना चाहिए ना, नहीं तो क्या वो टूट जाएगा। तो ये क्या लो स्ट्रेंथ। तो ये आपका नॉट जो नॉट रिक्वायरमेंट गुड मटेरियल में क्या होना चाहिए, आपका हाई स्ट्रेंथ होना चाहिए, लो स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए। तो 4 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मुझे एक गैस एट ए प्रेशर पी इन ए वेसल इज compressed सडनली हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक प्रेशर था पी, वॉल्यूम में प्रेशर था, उसको सडन आपका तब आपका जो वॉल्यूम था वो V1 था, है ना। तब अब जब क्या किया गया है, तो बोल रहे हैं प्रेशर वॉल्यूम को हम लोगों ने हाफ कर दिया, मतलब V1/2 कर दिया, है ना, हाफ कर दिया। तो तब आपका प्रेशर कितना होगा, ये P2 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये बोला सडनली। सडनली मतलब क्या, आपने एडायबेटिक प्रोसेस अब फॉलो होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पी वी टू दी पावर गामा -1 पी वी टू दी पावर गामा डिवाइडेड बाई P2V2 टू दी पावर गामा, है ना। क्योंकि ये आपका एडायबेटिक प्रोसेस है, इसलिए आपका जैसे सडनली बोला गया है, इसलिए एडायबेटिक प्रोसेस। तो क्या निकालने के लिए बोला है, प्रेशर। प्रेशर मतलब प्रेशर आपका लॉन्ग टर्म,
ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो लॉन्ग लॉन्ग टाइम लिखा है ना, इसलिए आपको आइसोथर्मल प्रोसेस पकड़ के चलना पड़ेगा। कंप्रेस हुआ था तो सडनली, ठीक है, यहाँ पर इंसुलेशन का कोई बात नहीं किया है। तो मतलब क्या है, आपका जो प्रेशर है वो आपका धीरे धीरे टेम्परेचर ड्रॉप करेगा, मतलब इंसुलेशन नहीं है, प्रेशर ड्रॉप करेगा, मतलब क्या है, यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस का क्या है, P1 PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो और भी आसान हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर ये वाला मतलब सेंटेंस नहीं रहता है क्या, फॉर ए लॉन्ग टाइम, तब आपको ये वाला फॉर्मूला में जाना पड़ता है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 टू दी पावर गामा। क्यों P1 V1 टू दी पावर, क्योंकि यहाँ पर सडनली आपको जो कंप्रेस हुआ था वो सडनली, मतलब कि वहां पर अपने हीट ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि वो सडन हुआ है, ठीक है, उतना हीट ट्रांसफर का टाइम नहीं मिलेगा। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब बोल देखिए प्रेशर तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम बोला गया है, तो इसलिए हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस पकड़ के चलेंगे। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा P1 था V1 था, आप क्या बोला P2 कितना होगा निकालना पड़ेगा, और V2 क्या होगा, आप V1/2 हो गया, तो ये V1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और तब P2 क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा 2 × P1, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, देखिए इसके लिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। लेकिन अगर ये वाला सेंटेंस नहीं, मतलब लैंग्वेज नहीं रहता कि फॉर ए लॉन्ग टाइम, तब आपका आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन 2p। लेकिन इसी पाइप के लिए अब इसी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी की 2p हो जाएगा, क्यों, फॉर ए लॉन्ग टाइम यहाँ पर बोला गया है, और इंसुलेशन का कोई बात नहीं है। तो हम लोग क्या करते चलेंगे, पहले तो 2p में ज्यादा प्रेशर में जैसे हम लोग सडन उसको उसका वॉल्यूम हाफ करेंगे, तो प्रेशर तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन वो 2p से भी ज्यादा चला जाएगा, ठीक है, सडनली। लेकिन फॉर ए लॉन्ग टाइम जितना धीरे धीरे ओके उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था वो घट जाएगा, ठीक है, घट जाके आपका 2p में चला आएगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा आपका 2p। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, फैटिक फेलियर। फैटिक फेलियर कब होता है, जब हमारा रेपिटेड और साइक्लिक लोडिंग आता है, ठीक है, तब हम लोग फैटिक फेलियर को फुल प्रूफ करने के लिए कौन सा लिमिट यूज करते हैं, एंड्योरेंस लिमिट यूज करते हैं, है ना। तो 6 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्या है, हॉरिजेंटल ब्लॉक रेस्ट इन एन हॉरिजेंटल सरफेस, सॉरी ये रेस्ट इन एन हॉरिजेंटल सरफेस, ये ब्लॉक है, ठीक है, उसका मास बोला गया है कितना है, 10 kg। तो ये क्या बोला गया है आपका, एक हॉरिजेंटल सरफेस में है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब म्यू का वैल्यू बोला गया है, म्यू 0.3, वो जो एंड जी है आपका 9.8, which is the minimum horizontal force required for just overcome the static friction। तो static friction का हमारा फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू आपका म्यू इंटू आर। आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितना वेट है, हम म्यू का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कितना है, 0.3। और आर, आर क्यू है आपका डब्ल्यू, मतलब इसका वेट कितना है, तो वेट कितना है, ये है आपका मास 10 kg इंटू आपका जी दे के मल्टीपल होगा, मतलब क्या 10 × 9.81, है ना। तो इसका अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100, मतलब 30 के नजदीक होगा ना, 30 से थोड़ा कम होगा, 9.8 होगा, अगर ये 10 होता तब 30 होता। तो इसके लिए इसका नजदीक कौन सा है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर, 29.4 न्यूटन, है ना। नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पर एक इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, केजी दिया है, केजी किसका यूनिट है, केजी है आपका मास का यूनिट, ठीक है, और जो आपका वेट का यूनिट क्या है, वेट का यूनिट है न्यूटन। अब क्या है, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, हम लोगों को क्या पता है, से v इजिकल टू क्या है, v इजिकल टू आर ओमेगा, ये ओमेगा है एंगुलर आपका वेलोसिटी। तो हम लोग ओमेगा का डायमेंशन निकालना चाहते हैं, तो v क्या है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आर। तो v का आपका जो डायमेंशन, v का यूनिट क्या है, v का यूनिट है आपका मीटर पर सेकेंड, और आपका आर का यूनिट क्या है, आपका मीटर, मतलब आर क्या है, रेडियस है ना। तो ये मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको आपके पास क्या पड़ा है, 1/सेकेंड, ये आपका आ गया आपका यूनिट। अब आपको डायमेंशन निकालने के लिए बोला है, तो एस का यूनिट क्या है, मतलब सेकेंड, सेकेंड क्या है, टाइम, मतलब 1/t इजिकल टू क्या है, टी इनवर्स, ओनली टी इनवर्स रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन में ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें एक में ही है ना, टी इनवर्स। तो आपका आठ का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्या है, which of the following hydraulic pump is typically used for high प्रेशर एप्लीकेशन एबव 200 to 300 बार। तो 200 और 300 बार के लिए हम लोग कौन सा पंप का यूज करते हैं, नॉर्मली रेसिप्रोकेटिंग पंप को यूज करते हैं, ठीक है। तो रेसिप्रोकेटिंग टाइप का पंप, देखिए गियर पंप हम कब यूज करते हैं, विस्कस फ्लो के लिए यूज करते हैं, है ना। जब विस्कस लिक्विड होता है उसके लिए हम लोग गियर पंप को यूज करते हैं, वेन पंप हम लोग नहीं यूज करते हैं। ये पिस्टन पंप ही है, वन टाइप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप की तरह ही काम करता है ना। तो हाई प्रेशर के लिए हम लोग पिस्टन पंप का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हिच कलर ऑफ द फ्लेम शो द हाईएस्ट टेम्परेचर। देखिए हम लोग जब बर्नर में हम लोग किचन में जब खाना पकाते हैं, ठीक है, तो जब गैस खत्म होने वाला था तब उसका कलर कैसा आ जाता है, येलो हो जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन होता है, उसका टेम्परेचर भी कम हो जाता है, क्यों, उसका गैस गैस सिलेंडर में आपका गैस कम हो जाता है। तो जब नया वाला गैस आता है तब उसका कलर कैसा रहता है, ब्लू रहता है, ठीक है, क्योंकि वो ब्लू इंडिकेट करता है कि आपका जो टेम्परेचर है वो कंप्लीट कंबशन हो रहा है, तो उसके लिए कंप्लीट कंबशन होगा, अब टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। ये गार्ड चार्ट जो है, ठीक है, इसलिए इसके ये आपका मैनेजमेंट का क्वेश्चन है ना, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग के लिए ये यूज होता है।
तो पिक ऑड वन आउट यहाँ पर क्या है, ऑड वन, ये जो आपका एंड्योरेंस लिमिट है, ये क्या है, ये आपका साइक्लिक लोडिंग के लिए यूज होता है ना। बाकी जितना भी है ये वाला रेजिलेंस, स्टीफनेस, स्ट्रेंथ, इलास्टिक स्ट्रेंथ, ये जब हम लोग स्टैटिक लोड को कैलकुलेट करते हैं तब यूज करते हैं, लेकिन एंड्योरेंस लिमिट हम लोग कभी यूज करते हैं जब हम लोगों को साइक्लिक लोडिंग के बारे में एनालिसिस करना है। फॉर मैक्सिमम प्रेशर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, एंड हीट रिजेक्शन, द एफिशिएंसी ऑफ द पेट्रोल इंजन का एफिशिएंसी क्या होगा आपका, कम होगा, ठीक है, लेस होगा। क्यों? क्योंकि इसका अगर हम लोगों को इसका कार्व देखेंगे तो कार्व कैसे होता है आपका, जो हम्म, देखिए ये हो गया आपका डीजल इंजन, है ना। आप एक कांस्टेंट वॉल्यूम में आपका हीट रिजेक्शन हो रहा है और आपका कांस्टेंट प्रेशर में हीट एडिशन हो रहा है। अगर आप क्या बोलते हैं इसके लिए, पेट्रोल इंजन के लिए देखेंगे, मतलब ऑटो साइकिल के लिए देखेंगे, तो क्या दोनों ही कांस्टेंट वॉल्यूम में होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम में होगा तो क्या होगा, आपका हीट रिजेक्शन जो भी है वो भी कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रहा है, और हीट जो एडिशन हो रहा है वो भी कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रहा है। और आपका हम लोगों को क्या वजह पीवी डायग्राम में आपका एरिया अंडर द कर्व हम लोगों को क्या डिनोट करते हैं, वर्क डिनोट करते हैं। तो ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये तो हम लोगों को ऑटो साइकिल, सॉरी हाँ, ऑटो साइकिल मीन्स क्या, पेट्रोल इंजन में नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए ये वाला एरिया नहीं मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पर आपका वर्क डन भी कम मिलेगा। वर्क डन कम मिलेगा तो एफिशिएंसी कम होगा। तो इसलिए क्या है, अगर क्या बोलते हैं मैक्सिमम आपका प्रेशर और मैक्सिमम टेम्परेचर और हीट रिजेक्शन में आपका जो पेट्रोल इंजन है उसका एफिशिएंसी आपका डीजल इंजन से कम होता है, ठीक है। तो पेट्रोल इंजन का एफिशिएंसी अब कम रहेगा, लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पर ऐसा रहता है सेम कंप्रेशन रेशियो ज्यादा हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो अब पेट्रोल इंजन में आपका जो एफिशिएंसी है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका हाइड्रोलिक सिलेंडर हैज ए बोर डायमीटर ऑफ 80 mm। एक कोई भी सिलेंडर है उसका जो बोर का डायमीटर है 80 mm है, और रॉड डायमीटर है आपका 40 mm। इफ द सिस्टम प्रेशर इज 10 MPa, व्हाट इज द रिएक्शन री एट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कैसे पूछा गया है, एक सिलेंडर है ना, इसमें एक सिलेंडर है, सिलेंडर में एक पिस्टन है, ये पिस्टन है, तो ये पिस्टन के साथ एक रॉड कनेक्टेड है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बोला गया है कितना है, इसका ये रॉड का डायमीटर है 40, इस रॉड का डायमीटर है 40, और ये पिस्टन का जो डायमीटर है ये है आपका 80, है ना। तब इसके अंदर जो प्रेशर एक्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है, ये है आपका 10 MPa। तो हम लोगों को क्या फोर्स निकालने के लिए बोला है, तो हम लोगों को क्या पता है, प्रेशर इजिकल टू क्या है आपका, प्रेशर इजिकल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है भाई। हम लोगों को एफ निकालना है, तो एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, एफ इजिकल टू हो जाएगा आपका प्रेशर इंटू आपका एरिया। तो एरिया कौन सा एरिया होगा, देखिए यहाँ पर जो प्रेशर एक्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या है, ये पिस्टन का एरिया माइनस आप जो रॉड है, रॉड का एरिया में तो प्रेशर एक्ट नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम लोग रॉड का एरिया बाद मतलब आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा आपका 10 MPa, मतलब 10 × 10⁶ पास्कल हो गया आपका, इंटू एरिया, एरिया क्या करेंगे π/4 इंटू डी स्क्वायर, मतलब ये पिस्टन का डायमीटर π/4 इंटू डी स्क्वायर, माइनस आपका ये रॉड का डायमीटर हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, आपका वैल्यू आपका लगभग जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपका 57.7 kN। ये कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन करेंगे तो 37.7 kN आएगा। नेक्स्ट क्या है, इन आर्ग वेल्डिंग प्रोसेस में जो फ्लैक्सिंग मटेरियल है, ठीक है, वो क्या इलेक्ट्रोड के साथ कोटेड रहते हैं ना, इलेक्ट्रोड के साथ चौक लगा रहता है, जिसे वहाँ पर बहुत सारा फेज रहता है, ठीक है। किसी ने वो स्टार्च रहता है, उसमें क्या करता है आपका जो गैस जनरेट होता है उसको फॉर्म नहीं होने देता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका 16 क्वेश्चन, 16 नंबर में क्या, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एबीएस। देखिए हम लोग अभी जो भी बाइक यूज करते हैं उसमें एक स्पेसिफिकेशन आता है, ठीक है। एबीएस क्या है, उस बाइक में एबीएस है, एबीएस मतलब क्या, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये एंटी ब्रेकिंग सिस्टम क्या करते हैं, आपका गाड़ी कितना भी स्पीड में जा रहा है ना उसको सेंस करते हैं, उसका जो स्पीड है उसको स्पीड को सेंस करते हैं, उसका अकॉर्डिंग में वो ब्रेक अप्लाई करते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर अब हाई स्पीड में जा रहे हैं, अचानक ब्रेक मतलब अप्लाई कर दिया तो आप क्या गिर जाएंगे। तो वो एबीएस रहेगा, उसी बाइक में अगर एबीएस रहेगा तो ये नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो जब हम लोगों ने ब्रेक ब्रेक को प्रेस किया, वो एबीएस क्या करेगा, वो बाइक का स्पीड को सेंस करेगा, सेंस करने के बाद धीरे धीरे वो ब्रेक अप्लाई करेगा। तो ये एंटी ब्रेकिंग सिस्टम का काम ही यही होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द सेंसिंग द व्हील स्पीड। तो आपका ये 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका हाई स्पीड स्टील, जो एचएसएस होता है, ठीक है। एचएसएस जो स्टील होता है इसमें कार्बन कितना रहता है, 0.6 से 1% तक कार्बन रहता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 का क्या हो जाएगा, ये डिवाइस कम इनटू ऑपरेशन व्हेन द प्रेशर इन द बॉयलर एग्जिट टू द वर्किंग प्रेशर। हाँ, बॉयलर के अंदर जब आपका जो प्रेशर है वो वर्किंग प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, वो सेफ्टी वाल्व उसको वो एग्जिट एक्सेस प्रेशर को निकाल देगा, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 18 का ए।
नेक्स्ट है ब्रेक इवन पॉइंट ऑकर्स। ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है? जब आपका कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा, कब जब आपका कोई लॉस भी नहीं होगा, है ना? तो ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है, जो टोटल कॉस्ट होता है, टोटल रेवेन्यू होता है, वो सेम होता है। मतलब उसी पॉइंट में आपका कोई भी प्रॉफिट भी नहीं रहेगा, कोई भी लॉस भी नहीं रहेगा। तो इसका ऑप्शन हो गया टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? मुझे ए लेमिनर फ्लो ऑफ ए लिक्विड, मुझे डाउन इन एन इंक्लाइन प्लेन इफ द सरफेस वेलोसिटी इज 30 सेंटीमीटर पर सेकंड, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्लो? तो यहाँ पर क्या है, ये लेमिनर फ्लो आपका देखिए इंक्लाइन प्लेन में जा रहा है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या हो जाएगा, वो जो हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है पैरेलल प्लेट का जो कॉन्सेप्ट है आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या पता है, आपका जो यू मैक्स है, यू मैक्स और आपका जो आपका यू एवरेज का वेलोसिटी है वो कितना है आपका 2/3 टाइम्स होता है, ठीक है, इसका रेशियो। तो यहाँ पर क्या है, आपका जो मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो आपका कितना है, आपका 30 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज को निकालने के लिए क्या करेंगे, आपका 2/3 इंटू है आपका क्या बोलेंगे 30, तो ये इसको कैलकुलेट करें 10 आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 20। ये कहाँ पर है, यहाँ पर है ना? तो ये सॉरी ये 3/2 मतलब हाफ होता है ना? 1.5 होता है, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आपका जो एवरेज वेलोसिटी है उसको होता है 1.5 फॉर पैरेलल प्लेट। तो इसी केस में हम लोग पैरेलल प्लेट की, पाइप में क्या होता है, पाइप में टू टाइप्स होते हैं। पाइप में क्या होता है, आपका जो यू मैक्स और यू जो एवरेज वेलोसिटी है ना, तो इसका जो रेशियो होता है ये 2 होते हैं फॉर पाइप्स, लेकिन प्लेट के लिए होता है 1.5। ये याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका जो प्रेशर ड्रॉप ऑफ द वाटर फॉलोइंग थ्रू ए पाइप ऑफ द 2 पॉइंट मेजर बाय यूजिंग ये वर्टिकल यूट्यूब मैनोमीटर, मतलब कि एक पाइप में कोई भी लिक्विड फ्लो हो रहा है, एक मैनोमीटर देख के उसका दोनों पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस आपको मेजर कर रहे हैं। मुझे मैनोमीटर यूज द लिक्विड डेंसिटी, जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसका डेंसिटी है आप 2000 केजी पर मीटर क्यूब। इफ द डिफरेंस हाइट ऑफ द मैनोमीटर ऑफ द टू लिम्स इज ऑफ द मैनोमीटर इज 10 दो जो दो मैनोमीटर है उसका जो पाइप का डिफरेंस है वो क्या बोला गया, जो लिम का डिफरेंस है, मतलब जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड का हाइट का डिफरेंस है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। तो उसमें वो दो पॉइंट के बीच में प्रेशर ड्रॉप क्या हो रहा है, तो आप ये समझ लीजिए क्वेश्चन क्या पूछे। ऐसे एक पाइप में आपका पानी जा रहा है ना, ये दो पॉइंट में उन लोगों ने एक मैनोमीटर को फिट किया, यूट्यूब मैनोमीटर को फिट किया है ना, ऐसे करके एक यूट्यूब मैनोमीटर को फिट किया। अब क्या है, अब यहाँ पर मान लीजिए ये जो फ्लूइड है इसके अंदर यहाँ पर प्रेशर दे रहा है, तो ये जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है ये बोला गया कितना, आप 10 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को पता है जब प्रेशर डिफरेंस निकलते हैं तो प्रेशर डिफरेंस के लिए क्या होता है, डीपी इज इक्वल टू रो इंटू मैनोमेट्रिक फ्लूइड का डेंसिटी डिवाइडेड बाय आपका सिस्टम का फ्लूइड का डेंसिटी इंटू जी एच, रो जी एच, है ना? तो यहाँ पर क्या है, आपका जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसका डेंसिटी है आपका 2000 केजी पर मीटर क्यूब, और सिस्टम का फ्लूइड क्या बोला है, यहाँ पर वाटर बोला है, तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब पकड़ के चलेंगे वाटर के लिए। तो यहाँ पर क्या 2000 माइनस 1000 मतलब क्या 2000 माइनस 1000 इजिकल टू जी। जी का वैल्यू क्या है आप लोगों को 9.81, और एच के लिए कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर देखिए हर वैल्यू हम लोग मीटर में ले रहे हैं, है ना, तो सेंटीमीटर को भी हम लोगों को मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, तो क्या हो जाएगा 0 पॉइंट आपका 1। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 1000 इंटू इतना हाँ अच्छा, एक आपका क्रॉस हो गया, दो टाइम्स इधर चला जाएगा, मतलब क्या 981 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पूछा गया है जो बर्नौलीज इक्वेशन है, ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम है, वो किसके साथ रिलेटेड है? तो बर्नौलीज थ्योरम में हमारा क्या था, जो आपका प्रेशर एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, जो प्रेशर एनर्जी है और जो काइनेमेटिक एनर्जी है ना, उसका आपका जो क्या बोलते हैं जो सम होगा वो आपका कांस्टेंट रहता है, ऑलवेज आपका ये कांस्टेंट में रहता है। तो इसे ये किसके बारे में बात करते हैं, एनर्जी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखिए किधर है, वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये आपका इक्वेशन रिलेट टू आपका वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्या है, द फंक्शन ऑफ द फ्यूसिबल प्लग। फ्यूसिबल प्लग क्या करते हैं, जब आपका बॉयलर में वाटर लेवल आपका कम हो जाता है ना, जब वाटर लेवल आपका बॉयलर में कम हो जाएगा तो क्या करेगा, आपका वाटर लेवल कम हो गया लेकिन आपको तो आपको क्या करेगा, फिजिबल प्लग फ्यूज होके वहाँ पर वो जो फायर है उसको मतलब एक्सटिंग्विश कर देगा, मतलब वो फायर को आपका बुझा देगा। तो आपको क्या करेगा, जो आपका बॉयलर का डैमेज है, अदर्स पार्ट का डैमेज है वो नहीं होगा जब वाटर लेवल आपका कम हो जाता है। तो फिजिबल प्लग का फंक्शन है टू एक्सटिंग्विश द फायर व्हेन द वाटर लेवल इज फॉल्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या बोला गया, ए हॉरिजेंटल जेट विथ ए वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 10 millimeter square, strike through a plate नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द जेट फ्लो, द फोर्स एग्जर्ट। देखिए क्या बोला गया है, कुछ नहीं, एक प्लेट है, यहाँ पर एक प्लेट है, यहाँ पर आपका कोई वाटर जेट आ रहा है, ठीक है ना, वाटर जेट कितना वेलोसिटी में आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड।
और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बोला गया है ये वाटर जेट का, ये है आपका 10 मिलीमीटर स्क्वायर। तो हम लोगों को पता है प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है फॉर फिक्स्ड प्लेट, ये फिक्स्ड प्लेट है आपका, फिक्स्ड प्लेट पे क्या होता है रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर, है ना, यही होता है आपका क्या बोलेंगे टोटल फोर्स। तो इसके लिए टोटल फोर्स यहाँ पर क्या है, रो रो के यहाँ पर है क्या कुछ वाटर जेट, मतलब वाटर के लिए क्या पकड़ के चलेंगे हम लोग 1000 kg/m3, एरिया आपको बोला गया है कितना है 10 mm²। तो इसको हम लोग अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आपका 10 टू दी पावर, आपका 10 × 10⁻⁶, मतलब 10⁵ इंटू वी स्क्वायर, वी क्या है आपका 10 है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका 100 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को क्या है 3 टाइम 3 2 5 और ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो 1 न्यूटन आपका जो 24 का आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 25 का क्या पूछा है, द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो थ्रू ए पाइप इज मेजर एट द सेंटर इज फाउंड 2 मीटर पर सेकेंड, द रेनॉल्ड्स नंबर इज अराउंड इज 800, देन द एवरेज फ्लो। हाँ देखिए यहाँ पर ये रेनॉल्ड्स नंबर बोला गया है 800, मतलब क्या है ये आपका 2000 से कम है, तो ये कौन सा फ्लो है लेमिनर फ्लो है। तो हम लोगों को पाइप में जो फ्लो होता है उसका जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे रहता है, ऐसा रहता है, सेंटर में सबसे ज्यादा वेलोसिटी रहेगा, वॉल के साथ जो लेयर टच है उसका वेलोसिटी जीरो रहेगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सेंटर में आपका मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी सेंटर में क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में बात किया है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है आपका 2। तो इसका एक और भी एक क्वेश्चन था, जैसे हम लोगों ने वो प्लेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो इसका क्या था यू मैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज वेलोसिटी, इसका जो रेशियो होता है पाइप में वो 2 टाइम्स होता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया आपका यू मैक्स बोला दिया सेंटर में जो वेलोसिटी रहेगा वो कितना रहता है सबसे ज्यादा रहता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स, है ना। तो इसका ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स, तो ये 2 इज इक्वल टू आपका आपका एवरेज वेलोसिटी इंटू 2, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पर यहाँ से दो ही क्वेश्चन आ गया, जैसे हम लोगों ने वो प्रीवियस क्वेश्चन में बोला पाइप के लिए क्या होता है आपका जो मैक्सिमम आपका जो वेलोसिटी है होता है और जो एवरेज वेलोसिटी है उसका रेशियो होता है 2 टाइम्स, और फॉर प्लेट के लिए आपका क्या होता है जो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है और एवरेज वेलोसिटी होता है उसका रेशियो होता है 1.5 टाइम्स, है ना। ये आपका याद रखना पड़ेगा, ये है 1.5 टाइम्स है आपका प्लेट के लिए और 2 टाइम्स है आप पाइप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है आपका 26, which a critical pressure ratio for an initially dry saturated steam as compared to the initially सुपर सैचुरेटेड स्टीम। देखिए जितना मतलब ज्यादा सैचुरेटेड होगा उसका वैल्यू उतना ही कम होगा, मतलब सुपर सैचुरेटेड में सबसे कम होगा। उसके बाद आपका जो आपका ड्राई स्टीम है वो उससे ज्यादा होगा, जो वेट स्टीम है वो सबसे आपका कम देखने को मिलेगा, है ना। तो क्यों कम देखने को, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है आपका ड्राई के लिए होता है आपका 0.577, आपका वेट स्टीम के लिए होता है 0.582, और आपका जो सुपर हीटेड स्टीम है उसके लिए होता है 0.546। तो इसके लिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो इनिशियली ड्राई स्टीम कौन सा, ये है आपका ड्राई स्टीम एज कंपेयर विथ आपका सुपर हीटेड स्टीम। तो सुपर हीटेड स्टीम के लिए होता है आपका 0.456। तो ड्राई स्टीम इज मोर देन द आपका जो क्या बोलेंगे मोर देन द आपका सुपर हीटेड स्टीम के लिए होता है आपका 0.566, और ये वेट स्टीम 582 होता है आपका वेट स्टीम के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है आपका व्हेन द वाल्व डिस्चार्ज, when a valve at the discharge end the pipe is connected to a reservoir is closed suddenly। अच्छा कोई भी एक पाइप था रिजर्वर के साथ, इसमें यहाँ पर एक वाल्व था उसको हम लोगों ने सडनली क्लोज कर दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मान लीजिए ऐसे फ्लो हो रहा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बैक प्रेशर क्रिएट करेगा, एक वेव क्रिएट करेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग वाटर हैमर बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है द शेप ऑफ द शेयर फोर्स डायग्राम फॉर ए कैंटिलीवर बीम विथ पॉइंट लोड। बोल रहे हैं क्या कि शेयर फोर्स डायग्राम क्या हो जाएगा आपका, एक कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम क्या होता है वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री, इसमें एक पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड एट द फ्री एंड में एक पॉइंट लोड है। तो आपका जो शेयर फोर्स डायग्राम वो कैसा होगा, वो आपका रेक्टेंगुलर देखने को मिलेगा, ठीक है, शेयर फोर्स डायग्राम आपका रेक्टेंगुलर देखने को मिलेगा। और आपका जो बेंडिंग मूवमेंट होता है वो इसका बेंडिंग मूवमेंट कैसा होता है, एक आपका ट्रायंगल होता है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोलते हैं द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर कंडक्टिंग द अलाइनमेंट टेस्ट। अलाइनमेंट टेस्ट के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, हम लोग डायल गेज यूज करते हैं ना। नेक्स्ट क्या है, बोलिए स्क्रू विल बी सेल्फ लॉकिंग। सेल्फ लॉकिंग स्क्रू कौन सा है, जिसका आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका ज्यादा होगा
आपका हेलिक्स एंगल से, ठीक है, तो वो हो गया आपका सेल्फ लॉकिंग स्क्रू। अगर आपका हेलिक्स एंगल ज्यादा है तो रिवर्सिबल बन जाएगा, तो इसके लिए क्या बोलते हैं उसको हम लोग, क्या बोलते हैं, हाउलिंग बोलते हैं ना। तो यहाँ पर क्या पूछेगा, सेल्फ ब्लॉकिंग। सेल्फ ब्लॉकिंग मतलब क्या है? अपने आप ब्लॉक हो जाएगा। अब अपने आप ब्लॉक होगा, आपका उसका फ्रिक्शन ज्यादा है, हेलिक्स एंगल से फ्रिक्शन आपका ज्यादा है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ द स्टील इज नॉट शोन द आयरन कार्बन डायग्राम। फेज ऑफ द स्टील, स्टील में मार्टेनसाइट नहीं रहता, क्यों? क्योंकि अगर हम लोग आयरन कार्बन डायग्राम देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन रहता है, ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कार्बन आपका रहता है, यहाँ पर आपका टेम्परेचर रहता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो अगर आप लोग आयरन कार्बन डायग्राम देखेंगे तो ऐसा कुछ आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये 2.1 तक ऐसे रहता है ना, 2.1 के बाद मार्टेन साइड आता है, और 2 पॉइंट पहले के हम लोग स्टील पकड़ के, मतलब 1.5 से पहले हम लोग स्टील पकड़ के चलते हैं, लेकिन जो मार्टेन साइड आता है वो 2.1 कार्बन परसेंटेज के बाद ही आता है, तो वो स्टील के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मार्टेन साइड। 31 का ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्या है, the energy requirement for direct extrusion as compared to the indirect extrusion। तो डायरेक्ट एक्सट्रूशन क्या होता है और इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन क्या होता है, वो पहले हम लोग मान लीजिए ये है आपका एक सिलेंडर, ठीक है, इसमें अगर हम लोग डायरेक्ट एक्सट्रूशन करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पर यहाँ पर एक पिस्टन रहता है, ये पिस्टन को फोर्स देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका वो मोल्टेड, जो भी आपका मोल्टेड मेटल रहेगा, जो भी आपको सिर्फ मटेरियल का कोई भी चीज बनाना है, तो यहाँ पर वो मोल्टेड मटेरियल फिल रहता है, और यहाँ पर एक कैविटी रहता है ना, ये वाला पोर्शन में एक कैविटी रहता है। तो जब इसको हम लोग फोर्स देंगे, ये कैविटी से क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग वहां पर सेप रखेंगे, ऐसा आपका मटेरियल यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए मान लीजिए ये जो पिस्टन मूव हो रहा है ना, ये पिस्टन के साथ सिलेंडर का जो कॉन्टेक्ट हो रहा है, उसमें आपका एक फ्रिक्शन देखने को मिल रहा है। और ये जो मोल्टेड मेटल है, ये मोल्टेड मेटल को हम लोग क्या करें, फोर्स करके इधर मतलब लेके जा रहे हैं, तो ये मोल्टेड मेटल भी इस तरह मूव हो रहा है, तो ये मोल्टेड मेटल भी ये जो सिलेंडर के साथ आपका कनेक्टेड है, ये भी एक फ्रिक्शन फोर्स देगा। तो यहाँ पर दो फ्रिक्शन फोर्स मिल रहा है, कहाँ पर, एक आपका पिस्टन में मिल रहा है, और एक है जब मोल्टेड मेटल इधर मूव हो रहा है, तो वो मोल्टेड मेटल के साथ जो आपका सिलेंडर का जो कनेक्टेड पार्ट है, वहां पर भी एक फ्रिक्शन दे रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट आपका एक्सट्रूशन में क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन में मान लीजिए ऐसा एक आपका कोई भी पीछे सिलेंडर है, ठीक है, यहाँ पर ये जो आपका होल रहेगा, ये आपका ये पिस्टन वाला पार्ट में ही रहेगा, है ना, ये पिस्टन वाला मतलब यहाँ पर आपका मोल्टेड मेटल फिक्स रहेगा। तब यहाँ पर अगर हम आप लोग फोर्स देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह यहाँ से मटेरियल निकलेगा, तो जो फाइनल प्रोडक्ट है यहाँ से निकलेगा, मतलब आप प्रेशर दे रहे हैं इस तरफ, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट मिल रहा है बैक साइड में मिल रहा है, तो इसको ही बोलते हैं इनडायरेक्ट मूव। तो इसमें क्या होता है, आपको देखिए यहाँ पर मूव क्या हो रहा है, ये जो आपका जो मोल्टेड मेटल था, वो क्या है, ये इसी पोर्शन में फिक्स्ड है, तो लेकिन पिस्टन इस तरह मूव हो रहा है, तो पिस्टन के साथ सिलेंडर एक ही आपका फ्रिक्शन देखने को मिलेगा, मोल्टेड मेटल मूव नहीं हो रहा है, इस तरफ तो जाने का स्पेस ही नहीं है ना, ये फिक्स्ड है, इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर आपका फ्रिक्शन इसी पोर्शन में थोड़ा मिलेगा, लेकिन ये कंपेयर टू यहाँ पर जितना भी सरफेस एरिया है उससे कंपेयर करेंगे तो कम है। तो यहाँ पर क्या है, जो आपका डायरेक्ट एक्सट्रूशन है उसके वहां से आपका फ्रिक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा इनडायरेक्ट से। तो आप क्वेश्चन क्या बोल रहे, द एनर्जी रिक्वायर्ड और डायरेक्ट एक्सट्रूशन में क्या होता है, आपका फ्रिक्शन ज्यादा होता है। अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो आपका एनर्जी भी ज्यादा लगेगा, है ना। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका 32 का ए, है ना। 32 का क्यों ए हो जाएगा, क्योंकि आपका फ्रिक्शन डायरेक्ट एक्सट्रूशन में दो दो बार मिल रहा है, इसलिए आपका वो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए आपका एनर्जी भी ज्यादा चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका द रेशियो ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ ए बेस बी एंड द अल्टीट्यूड इज एच विद रेस्पेक्ट टू आपका ये जो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का आपका बेस है बी और हाइट है आपका एच, वो उसके उसका बेस के हिसाब से आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और उसका आपका सेंटर के हिसाब से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका रेशियो कितना होगा। तो बेस के हिसाब से रेशियो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बी एच क्यू बाई 12, और जो आपका सेंट्रोइड के हिसाब से जो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या है, बी एच क्यू बाई 36। इसके लिए इसको ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 आ रहा है ना, तो 3 जब ऊपर जाएगा आपका 3 टाइम्स देखने को मिलेगा, तो 33 का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका एफिशिएंसी ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज मैक्सिमम व्हेन ब्लेड इज बेंड बैकवर्ड। ये तो आपका खुरमी का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका बोल रहे हैं कंसीडर दिस एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या है आपका पी माइनस एल डिवाइडेड बाई एन। ये पी क्या बोला है, इक्विपमेंट कॉस्ट, पी है आपका इक्विपमेंट का कितना कॉस्ट है उसका है, एन है आपका नंबर ऑफ सर्विस, ठीक है, पर यार यार में कितना सर्विस हो रहा है फॉर, और ये जो एल है, ये एल क्या है वो पूछा है, एल है आपका सेल्वेज वैल्यू, ये सेल्वेज वैल्यू क्या होता है, ठीक है।
ये सैल्वेज वैल्यू होता है आपका जब मतलब ये इक्विपमेंट और कोई कुछ काम का नहीं रहेगा, मतलब वो आपको जितना भी उसका लाइफ था वो सार्व हो चुका है, ठीक है, वो और मतलब नहीं काम कर सकता है वो वाला इक्विपमेंट। तो तब क्या करेंगे, उसका उसी टाइम में जब वो नॉन वर्किंग कंडीशन में आ गया, तो उसका वैल्यू कितना है उसको बोलते हैं सैल्वेज वैल्यू। जैसे हमारे शिप में भी एक सैल्वेज सिस्टम रहता है, ठीक है, ये शिप में कि मतलब क्या, जब आपका जो जहाज कोई भी शिप में क्या होता है, जब आपका पानी बहुत सारा घुस जाता है तो क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं, उसका जो कंडीशन बोलते हैं उसको बोलते हैं मतलब बेकार का कंडीशन, मतलब सैल्वेज मतलब क्या है, उसको हम लोग बोलेंगे पूरा बेकार मतलब बहुत ही घटिया कंडीशन है ना। तो उसको ही बोलते हैं सैल्वेज वैल्यू, मतलब क्या उसी इक्विपमेंट का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, मतलब वो जितना आपको सर्व कर सकता था वो कर दिया, तो उसी टाइम में जो वो और किसी काम का नहीं रहा तो उसका वैल्यू क्या है, ठीक है, उसका प्राइस कितना है, ठीक है, तब उसको ये एल देके इंडिकेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, आपका सैल्वेज वैल्यू। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका लर्निंग ऑफ द कार्व कॉन्सेप्ट। हो ठीक है, ये कार्व कॉन्सेप्ट ये भी मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, ये आपका रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट पर यूनिट एरिया विद द एक्सपीरियंस। ठीक है, ये हो गया आपका मैनेजमेंट का क्वेश्चन। बोलिए रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग हैव एन एडवांटेज ओवर द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। ठीक है, रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। क्यों एंटी फ्रिक्शन बियरिंग बोलते हैं, आपका इसको एंटी फ्रिक्शन बियरिंग क्यों बोला जाता है, आपका एंटी फ्रिक्शन यहाँ पर जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए हैव द लोअर फ्रिक्शन एंड ओवर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 37 का ए। हेड लॉस इन एन टर्बुलेंट फ्लो विल बी वेरीज। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो बोला गया है, तो हम लोग क्या डर्सी वेसबर्ग इक्वेशन यूज करेंगे, तो वहां पर डर्सी वेसबर्ग तो लॉस क्या था, एच एफ इजिकल टू आपका क्या था 4 FL आपका v² / 2 GT, है ना, ये है आपका टर्बुलेंट फ्लो के लिए। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ वेलोसिटी स्क्वायर। तो ये प्रोपोर्शनल विद द वेलोसिटी, तो इसका आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। ये क्या है आपका टर्बुलेंट फ्लो के लिए, ये अगर लेमिनर फ्लो के लिए, लेमिनर फ्लो के लिए, विस्कस फ्लो के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, 32 μ L v/W d²। मतलब कि अगर लेमिनर फ्लो होता तो वो v के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका बोला गया है टर्बुलेंट फ्लो, तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद वेलोसिटी स्क्वायर, जो फ्रिक्शन का लॉस है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप केसिंग फ्लो ऑफ द वाटर एग्जिट एट द केसिंग। अच्छा, केसिंग एग्जिट ऑफ द केसिंग, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्यों एग्जिट ऑफ द केसिंग, एग्जिट ऑफ द केसिंग में आपका फ्री वोल्टेज फ्लो मिलेगा, लेकिन जो आपका केसिंग मतलब जो इम्पीलर के पास, इम्पीलर हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी देके घुमाते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, फोर्स वोल्टेज फ्लो होता है। लेकिन एग्जिट ऑफ द केसिंग में आपको फ्री वोल्टेज फ्लो आपको मिलेगा, है ना। अब ये जो फ्री वोल्टेज फ्लो है, ठीक है, ये जो फ्री वोर्टेक्स फ्लो है, तो इसका अगर क्या रहता है, इसका जो आपका एंगुलर जो मोमेंटम है, ठीक है, आपका m⍵r, ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका कांस्टेंट रहता है। और इसमें क्या रहता है, आपका जो एंगुलर वेलोसिटी है, मतलब ओमेगा कांस्टेंट रहता है फोर्स वोर्टेक्स फ्लो में। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये दोनों भी याद रखना है। तो यहाँ पर क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप इन द केसिंग, केसिंग का जो एग्जिस्ट है, ठीक है, एग्जिस्ट में मतलब जो एंड पॉइंट में हम लोग क्या वो कैसे फ्लो मिलता है, फ्री वोर्टेक्स फ्लो मिलता है। नेक्स्ट क्या, यहाँ पर क्या बोलते हैं, टू मेटिंग गियर, स्पार गियर है, ठीक है, जिसका आपका टीथ है, एक का टीथ है आपका 70, दूसरा का टीथ है आपका 30, उसका जो मॉड्यूल है वो है 6। तो सेंटर डिस्टेंस पूछा गया, देखिए कोई भी अगर गियर, ठीक है, मेस होना है तो उसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी दोनों का मॉड्यूल सेम है, 6 है ना। ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर कोई भी गियर, दोनों गियर मेस हो रहा है, ठीक है, तो मतलब उसका मॉड्यूल सेम होना चाहिए। तो मॉड्यूल इज इक्वल टू क्या, मॉड्यूल इज इक्वल टू है डायमीटर बाई टीथ, उस गियर का डी बाई टी, मतलब डायमीटर बाई टीथ, इसका रेशियो को हम लोग मॉड्यूल बोलते हैं। तो हमको मॉड्यूल यहाँ पर पहला वाला गियर पकड़ के चलेंगे तो मॉड्यूल आपका 6 है, आपका डायमीटर हम लोगों को पता नहीं है, टीथ बोला गया कितना है, 70। तो यहाँ पर जो आपका डायमीटर हो जाएगा क्या है, ये 7 × 6 मतलब 42, ठीक है, 420। ये हो गया आपका D1, मतलब कि ये पहला वाला जो गियर है इसका आपका नंबर ऑफ डायमीटर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर सेकेंड को देखेंगे तो क्या एम इजिकल टू क्या बोलेंगे, D2/T। इसका भी मॉड्यूल सेम है, क्योंकि मॉड्यूल यहाँ पर 6 = DT इजी बाई 3, तो इसके 3 × 6, तो इसका हो जाएगा 180। तो ये दोनों को अगर ऐड करेंगे, तो क्यों ऐड करेंगे, देखिए जो गियर आपका कांटेक्ट में आता है तो ऐसे कांटेक्ट में आता है, अगर ये सेंटर डिस्टेंस हम लोगों को निकालना है तो यहाँ से इसका रेडियस लेंगे और इसी गियर का यहाँ से इसका रेडियस लेंगे, ये मिल जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस दोनों का बीच में सेंटर में कितना डिस्टेंस है। तो हम लोगों को क्या डायमीटर मिल गया, मतलब ये पूरा वाला वैल्यू मिल गया, तो यहाँ पर पूरा जो है उसका हाफ होगा, तो पूरा क्या है आपका 600, ठीक है, तो 600 / 2, तो आपका जो सेंटर डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 300। नेक्स्ट क्या है, ए सिंबल ऑफ द न्यूमेट्रिक डबल एक्टिंग सिलेंडर। न्यूमेट्रिक डबल एक्टिंग सिलेंडर कैसे कैसे आपका सिंबल होता है, ऐसे एक रेक्टेंगल रहता है, ठीक है, ऐसे एक रेक्टेंगल रहता है,
यहाँ पर एक पिस्टन रहता है, ये पिस्टन रहता है, इस पिस्टन के साथ एक रॉड कनेक्ट रहता है ना। और यहाँ पर दो पोर्ट रहता है, ये इस टाइप एक, यहाँ पर आउटलेट पोर्ट, यहाँ पर आपका इनलेट पोर्ट, यहाँ पर आउटलेट पोर्ट। इस तरह भी सेम रहेगा, यहाँ पर आपका एक आउटलेट पोर्ट रहेगा, यहाँ पर एक इनलेट पोर्ट रहेगा। तो मतलब क्या है, एक रेक्टेंगल, तो यहाँ पर क्या है, जैसे पिस्टन इस तरह मूव होगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो फ्लूइड है वो क्या होगा, कंप्रेस होना स्टार्ट होगा। कंप्रेस होने के बाद ये एक प्रेशर लिमिट के बाद ये यहाँ से आउटलेट हो जाएगा। जब इस तरफ पिस्टन मूव होगा तब क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, तो यहाँ से इनलेट, ये सक्शन की तरफ, ये यहाँ से वो लोग क्या करेंगे, फ्लूइड को वो आपका ये अंदर में खींचेगा। तो इस तरफ क्या होगा, तब इस तरफ, जब इस तरफ मूव होगा इस तरफ कंप्रेशन होगा, तो वो तब जब कंप्रेशन होगा ये आउटलेट पॉइंट पोर्ट से ये निकलेगा। तो यहाँ पर जो ये है आपका जो डबल एक्टिंग सिलेंडर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, ऐसे होता है। यहाँ पर देखिए क्या है, बोलते उसका सिंबल क्या है, यहाँ पर होगा रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर विथ ए पिस्टन एंड टू पोर्ट्स ऑन आइदर साइड। टू पोर्ट्स मतलब ये इनलेट पोर्ट, ये है आपका इनलेट पोर्ट, ये है आपका आउटलेट पोर्ट। इस तरफ भी ये है, एक है, दो है, ये है आपका इनलेट पोर्ट और ये है आपका आउटलेट पोर्ट, है ना। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 41 का, ऑप्शन हो जाएगा बी, मैकफॉर्मिन स्टार्च। ये एक टाइप ऑफ का आपका सस्पेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है आपका शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बीम इज डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ द बीम, किसके ऊपर डिपेंड करता है, बीम का कोई भी बीम है उसका सेक्शनल मॉड्यूलस के ऊपर डिपेंड करता है। सेक्शनल मॉड्यूलस किसका किसका रेशियो होता है, आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और उसका न्यूट्रल एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, ये दोनों का रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्शन मॉड्यूलस बोलते हैं। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट बोला गया है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया गया है आपका 0.95, और डायनामिक विस्कोसिटी है 0.012 वॉइस। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालने के लिए बोला गया। तो हम लोगों को क्या पता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू क्या है, आपका डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय उसका डेंसिटी। तो आपका जो डायनामिक विस्कोसिटी है वो क्या है, 0.012 है उसका आपका डायनामिक विस्कोसिटी। अब इसका डेंसिटी क्या है, डेंसिटी है आपका 0.95, ठीक है। तो इसको 0.95, देखिए हम लोगों को कैसे निकालना है, सेंटी स्ट्रोक, ठीक है, स्ट्रोक में निकालना है। तो पहले पहले देख लीजिए, वन स्ट्रोक इज इक्वल टू क्या है, वन स्ट्रोक इज इक्वल टू है आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग तो ये जो आपका डेंसिटी है इसको हम लोग सेंटीमीटर में ही लेंगे ना, तो इसलिए हम लोगों को आसानी होगा। तो आपका जो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी है आपका 0.95, तो उसको हम लोग अगर वाटर का डेंसिटी देके डिवाइड मल्टीपल करेंगे, तो वाटर का डेंसिटी क्या है, 1 ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब। क्यों 1 ग्राम लिया, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को सेंटीमीटर का पॉइंट में लेके आना है। क्यों 100 नहीं लिया, केजी पर मीटर क्यूब में क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम लोग को फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 ग्राम, तो 0.95 इंटू वन मतलब 0.95, तो इसको हम लोग 0.95 देके आपको डिवाइडेड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये देख के आप लोग आंसर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर 0.12 को हम लोग एक देके डिवाइडेड करते तो हम लोग को क्या मिलता है, 0.1 वही मिलता। लेकिन हम लोग कौन सा चीज देके डिवाइड करो, 0.95 मतलब एक से थोड़ा कम, तो इससे थोड़ा आपका ज्यादा, ये 0.0126 से थोड़ा ज्यादा मिलेगा। तो इस थोड़ा ज्यादा यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा होता है, उसका जो रिस्पेक्टिव अगर पॉइंट है 0.9 0.5 के लिए हम लोग इतना ही छोड़ सकते हैं। तो ये हम लोग ये देख के भी आंसर कर सकते हैं। क्या है आपका 44 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्या है, वो जो कार्बोरेशन इज ए टर्म इज अप्लाइड फॉर, कार्बोरेशन क्या है, ये कार्बोरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। कार्बोरेशन मतलब कार्बोरेशन क्या करते हैं, एटोमाइज करते हैं, क्या पेट्रोल और एयर को मिक्स करते हैं, ठीक है। और पेट्रोल इंजन के लिए सिलेंडर में जो तो जाता है वो क्या आ जाता है, आपका पेट्रोल और एयर का मिक्सर जाता है। तो वो उसका काम कौन करता है, जो बाइक में हम लोग को कार्बोरेटर लगा रहता है, वो कार्बोरेटर वही काम करते हैं, पेट्रोल और एयर को आपको मिक्स करते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं, वो कार्बोरेशन बोला गया यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो जो इन ऑक्सीडेशन फ्लेम द इनर कोर का टेम्परेचर क्या होता है आपका, 3200 होता है ना। तो 3200 का नजदीक क्या है आपका, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, वेल्डिंग प्रोसेस इन व्हिच इज यूज्ड फॉर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड किसमें होता है, मिग में। पिग में क्या होता है, इसमें होता है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड किसमें यूज होता है, आपको पिग में। और कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है आपका मिग वेल्डिंग में। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में क्या होता है, पहले हम लोग ये समझ लीजिए फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, ठीक है। बहुत सारा लोग अभी भी है जो डिजाइन ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन उसको फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल इसके बारे में पता नहीं है, जो ये क्यों होता है, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग ये फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में क्यों प्रोजेक्शन करते हैं, फोर्थ सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल में क्यों हम लोग ड्राइंग नहीं बनाते हैं, क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए, ये हो गया आपका फर्स्ट एंगल, ठीक है। ये इसको बोलते हैं हम लोग एचपी मतलब हॉरिजेंटल प्लेन, और इसको बोलते हैं हम लोग को वर्टिकल प्लेन, वीपी, ठीक है, वर्टिकल प्लेन। तो हमारा जो ड्राइंग का रूल देखिए, इसको हम लोग ये तो देख रहे हैं, हम लोग 3D देख रहे हैं, लेकिन हम लोग जब मतलब कोई भी पेज में ड्रॉ करेंगे या ऑटोकैड में ड्रॉ करेंगे, तो हम लोगों को तो एक ही पेज मिलेगा ना, मतलब एक ही 1D मिलेगा। तो ये 2D को 1D में कन्वर्ट करने का क्या प्रोसेस है, ये जो एचपी प्लेन है, ये एचपी प्लेन इज ऑलवेज आपका 90 डिग्री
क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो ये जो आपका क्या बोलेंगे ये फास्ट कोऑर्डिनेट है, ठीक है, फास्ट एंगल प्रोजेक्शन है। तो इसमें क्या ये एचपी प्लेन इस तरफ आ जाएगा, मतलब क्या यहाँ पर एक प्लेन मिलेगा, ये आपका रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा और यहाँ पर एक ड्राइंग है। तो ड्राइंग कैसे मिलेगा, मान लीजिए यहाँ पर इसका जो फ्रंट व्यू, ये तो ये अगर मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसका फ्रंट व्यू कहाँ पर पड़ेगा, अगर इस तरफ देख रहे हैं तो ये आपका वर्टिकल प्लेन में पड़ेगा। तो आप जब ड्रॉ करेंगे ये वाला वर्टिकल पॉइंट में ऐसा आ जाएगा, और इसका जो टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू कहाँ पर पड़ेगा, इसी वाला पॉइंट में पड़ेगा। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है क्या, ये 90 डिग्री मूव करता है। तो 90 डिग्री जब मूव करेंगे तो हम लोग जब मतलब कोई भी शीट में ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए ये आपका ए4 शीट है, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ये फ्रंट व्यू मिल जाएगा ऐसा, और यहाँ पर भी आपका टॉप व्यू मिल जाएगा ऐसा, ये आपका हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट। तो इसलिए अब ये हो गया आपका फर्स्ट एंगल का कहानी। अब सेकंड एंगल में क्यों नहीं होता है, हम लोग क्या बोला, जो आपका एचपी प्लेन है, ठीक है, इसमें ये सेकंड एंगल है आपका, सेकंड एंगल में जो एचपी प्लेन है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये वाला एचपी प्लेन। तो रूल्स क्या है, हम लोग एचपी प्लेन को क्या करेंगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज आपको लेके जाएंगे। तो क्लॉकवाइज, तो इसको अगर लेके जाएंगे तो ये वीपी के साथ आपका इंटरसेक्ट कर जाएगा, तो दोनों व्यू क्या हो जाएगा, एक ही सीट में आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल में हम लोगों को ड्राइंग नहीं होता है। तो क्या हम लोग क्या फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में ड्राइंग करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये मैंने फ्रंट व्यू बोला, मतलब क्या कोई यहाँ से देख रहा था, ठीक है जी, कोई यहाँ से देख रहा था, तो यहाँ पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये है ऑब्जर्वर, ये है प्रोजेक्शन प्लेन, है ना। तो देखोगे ऑब्जेक्ट इज लाइज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द प्लेन ऑफ द प्रोजेक्शन। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, 48 का आंसर हो जाएगा आपका। व्हेन ए बॉडी इज एन अंडर स्ट्रेस इन ऑल डायरेक्शन में अगर कोई बॉडी स्ट्रेस में रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। मुझे सेंटिफिकल पंप डिस्चार्ज इज वेरीज फ्रॉम, डिस्चार्ज कैसे वेरी करता है, देखिए इसके लिए क्या बोलेंगे, एक फॉर्मूला आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक आप लोग याद रख सकते हैं। तो कैसे हम लोग, मैंने कैसे याद रखता था इसको, ठीक है, ये हो गया आपका एच पी क्यू। एच पी क्यू क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोगों ने लिखा, क्यों देखिए एच का जो, अगर हम लोगों को इंग्लिश अल्फाबेट का अगर इसका नंबर देखेंगे ना, तो एच कितने नंबर में आता है आपका, 8 नंबर में आता है, पी कितना नंबर में आता है, 16 नंबर पे आता है, और क्यू कितना नंबर में आता है, 17 में आता है। तो हम लोगों के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, ठीक है, एच पी क्यू। और ये किसके किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, एच मीन्स है, ई मीन्स आपका पावर, और क्यू मीन है आपका डिस्चार्ज। ये किसके किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, आपका डायमीटर और स्पीड के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इस तरह भी आपका इंक्रीज होता जाए देखेगा। तो ये डी क्या है, डी का अगर अल्फाबेट का नंबर देखेंगे, ये 4 है, ये 14 है, मीन्स क्या है, हम लोग ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। अब एग्जाम में अगर आपको मतलब याद भी नहीं आ रहा है, ठीक है, जो पहले पी था क्या, पहले एच था क्या, पहले क्यू था, तब अब याद करके लिख सकते हैं कि हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। इस तरफ भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, इस तरफ भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने क्रॉस आउट कर दिया, लेकिन ये वाला नंबर आपको याद रखना है। कैसे याद रखिए, 242 231, इसको आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। तो इसका ये है आपका शॉर्ट ट्रिक। तो अब इसका मीनिंग क्या है, अब आपको समझ में नहीं आया होगा क्या हम लोगों ने क्या किया। तो ये इसके मीनिंग ये है, आपका जो एच है मतलब हेड है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब कि इसका ये पावर के बारे में बात करें, डी स्क्वायर इन स्क्वायर। तो क्या है, ये जो हेड है आपका डी स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और स्पीड के साथ, स्पीड का स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जो पावर है, पावर ये किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपका d⁴ और एन क्यू के साथ आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज किसके साथ प्रोपोर्शनल है, आपका डायमीटर का स्क्वायर के साथ और आपका डायरेक्टली स्पीड के साथ प्रोपोर्शनल। तो आप लोग यहाँ से इजीली याद रख सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो एच पी क्यू है, ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इस तरफ भी जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये तो आपको याद मतलब नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, क्यों ये रखेंगे, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग लिखेंगे। लेकिन ये जो नंबर है 242 231, ठीक है, ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अगर नहीं याद रखेंगे तो ये फॉर्मूला भी नहीं आएगा। तो ये ऐसे आप लोग 2-4 बार इसको देखेंगे, 242 231, 242 231, ऐसे अगर 2-4 बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से यहाँ से जितना भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, मतलब टोटल 6 क्वेश्चन बनता है, तो 6 क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग इजीली दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, फॉर ए साइंटिफिक, देखिए नेक्स्ट इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ से कैसे आएगा, फॉर ए साइंटिफिकल पंप डिस्चार्ज इज वेरीज, डिस्चार्ज मीन्स क्या है, क्यू। क्यू क्या है आपका, डायमीटर का स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और स्पीड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर देखिए कौन सा क्वेश्चन आंसर मिलता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद स्क्वायर स्पीड, नहीं, स्पीड के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली विद द स्पीड इज वेरीज विद द डिस्टेंस इज डायरेक्टली वेरीज विद द स्पीड, क्या है यहाँ पर आपका इनके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे आप लोगों को यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चन बनते हैं, ये आप याद रखेंगे तो हर क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, मुझे सरफेस फिनिश ऑफ द वर्क पीस इन हॉट वर्किंग इज डैश द सरफेस फिनिश ऑफ द कोल्ड वर्किंग। कोल्ड वर्किंग में सरफेस फिनिश मतलब ज्यादा अच्छा होता है, कोल्ड वर्क में सरफेस फिनिश अच्छा होता है, क्यों, क्योंकि आपका अगर हॉट वर्क करेंगे तो वहां पर
ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो आपका क्या बोलेंगे उसका सरफेस फिनिश आपका डिस्ट्रॉय कर देता है ना, इसलिए कोल्ड वर्किंग में सरफेस फिनिश सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट है फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्रू ए पाइप, अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करना है तो आपका फ्रिक्शन का जो फ्रिक्शन लॉस कितना होगा आपका, हेड वन थर्ड होगा, तो आपका जो पावर ट्रांसमिशन सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर ए जॉब इन एन इरेगुलर शेप और कॉम्प्लेक्स शेप, इरेगुलर शेप और कॉम्प्लेक्स शेप के लिए हम लोग यहाँ पर जितना भी ऑप्शन है फेस प्लेट यूज करते हैं, है ना। 53 का ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट है कार्नोट साइकिल अचीव द मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल कब अचीव करेगा, जब वो रिवर्सिबल कंडीशन में मतलब रिवर्सिबल इंजन में काम करेगा, मतलब वहां पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं रहेगा, है ना। और जो टेम्परेचर सोर्स है उसका भी टेम्परेचर कभी भी कम नहीं होगा, तभी रिवर्सिबल होगा। तो कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी कब होगा, जब वो रिवर्सिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है ए पार्टिकल कंटेंट टू मूव अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या ये बहुत ही कंफ्यूजन कर देता है, ठीक ना, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर आपका कोई भी पार्टिकल ठीक है कोई भी फिक्स्ड एक्सिस के मतलब मान लीजिए ये आपका फिक्स्ड ऐसे घूम रहा है, इसका चारों तरफ घूम रहा है, कभी आता कभी आता कभी आता कभी आता कभी ऐसे घूम रहा है, ठीक है चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है ये फिक्स्ड एक्सिस देके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। और रोटेशनल मोशन किसको बोलते हैं, रोटेशनल बोलते हैं ये अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो खुद का सीजी के ऊपर मतलब खुद का सेंटर ऑफ मास के अगेंस्ट में घूम रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पर क्या बोले फिक्स्ड एक्सिस के हिसाब से घूम रहे हैं, ये पार्टिकल कांस्टेंट मूव अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस इन डिजिट व्हिच टाइप ऑफ मोशन, ये है आपका क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एक्सिस के ऊपर घूम रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका सर्कुलर मोशन, क्योंकि ये वाला कंडीशन फिल कर रहे हैं। तो रोटेशनल मोशन के जब वो खुद का सेंटर ऑफ मास का एक्सिस लेके घूमेगा वो हो जाएगा रोटेशनल मोशन। तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्या है 56, 56 में क्या बोला है, ए लिफ्टिंग मशीन आपका लोड बोला गया है कितना आपका 200 सॉरी 2000 न्यूटन, और एफोर्ट क्या है आपका 500 न्यूटन। तो यहाँ से हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज इस निकाल सकते हैं, क्या है हम लोग लोड बाय एफोर्ट, वो हो जाएगा आपका मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा आपका 2000 डिवाइडेड बाई 500, तो ये क्रॉस आउट करके हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका क्या मैकेनिकल एडवांटेज। अब आप हम लोगों को एफिशिएंसी इक्वल टू क्या पता है, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाई वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो यहाँ पर बोला गया है कितना है आपका 8 इंटू 100% कर दीजिए। तो मैकेनिकल एडवांटेज हम लोगों को कितना मिला 4, वेलोसिटी रेशियो यहाँ पर बोला है आपका 8 और इंटू 100, तो इसका अगर 2 मतलब 2 इंटू 50%, तो आंसर हो जाएगा आपका 50%, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 56 का। नेक्स्ट है आपका द एसआई यूनिट ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी का एसआई यूनिट, देखिए एनर्जी का यूनिट क्या होता है हर टाइम ये आपको याद रखने में, एनर्जी का यूनिट ऑलवेज होता है आपका जूल, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जूल। 57 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या है आपका the single mass 2 kg of the radius of rotation is 5 मीटर बैलेंस बाय द 8 kg। देखिए कोई भी अगर बैलेंस मास आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला है m1r1 इज इक्वल टू m2r2, और उसको बैलेंस करना है। तो m1r1 कितना है यहाँ पर 2 इंटू 5, और m2 का वैल्यू कितना दिया गया 8, और बोल पूछ रहा है 8 क्या होगा, तो ये इसको आप लोग इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8 4 1.25, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, अगर बैलेंस करना है m1r1 इज इक्वल टू m2r2। नेक्स्ट क्या है, in order to have the interference fit, but it is essential that the lower limit of the shaft, देखिए इंटरफेरेंस फिट कब होगा, जो shaft का डायमीटर है, ठीक है shaft का डायमीटर होल का डायमीटर से ज्यादा हो जाएगा, तब आपको इंटरफेरेंस फिट देखने को मिलेगा। कब होता है इंटरफेरेंस स्पीड, अगर सेफ्ट का डायमीटर आपका होल का डायमीटर से ज्यादा हो गया, ठीक है, तो उस टाइम मिलता है आपका इंटरफेरेंस स्पीड। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में है, देखिए ग्रेटर देन द अपर लिमिट ऑफ द होल, बोलिए द सेफ्ट शुड बी द ग्रेटर देन द अपर लिमिट ऑफ द होल, ठीक है होल्स का से आपका ज्यादा होना चाहिए, तो आपका 59 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्या है बोम कैलोरीमीटर, बोम कैलोरीमीटर का भी यूज होता है, बोम कैलोरीमीटर यूज होता है आपका जो भी सॉलिड और लिक्विड का जो आपका फ्यूल है उसका कैलोरीफिक वैल्यू आपको मेजर करने के लिए बॉम्ब कैलोरीमीटर यूज होता है। और आपका गैस का अगर गैस का बोलेंगे तो कि गैस का जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं जंग कैलोरीमीटर, ये जंग कैलोरीमीटर, और आपका क्या बोलते हैं आपका गैसियस कैलोरीमीटर भी बोलते हैं उसको जंग कैलोरीमीटर को। नेक्स्ट क्या बोला है स्टील प्लेट ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी इज आपका 50 वाट पर मीटर केल्विन, तो आपका थर्मल कंडक्टिविटी मतलब के का वैल्यू दे दिया गया है, आपका थिकनेस मतलब टी का वैल्यू यहाँ पर है आपका 10 सेंटीमीटर। मुझे हीट फ्लक्स, तो पहले पूछना चाहिए हीट फ्लक्स क्या होता है, हीट फ्लक्स होता है कुछ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं हीट फ्लक्स, हीट फ्लक्स किसको बोलते हैं हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया को हम लोग बोलते हैं हीट फ्लक्स।
अब क्या बोला गया, इफ द टेम्परेचर ऑफ द हॉट सरफेस प्लेट है आपका 200 सेंटीग्रेड, देन द टेम्परेचर ऑफ द पोलर सेट। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, बोल रहा है यहाँ पर आपका दोनों हॉट सरफेस था, ठीक है, कॉन्डक्शन में हीट ट्रांसफर हो रहा है, दोनों आपका ट्रांसफर था, क्या बोला, दोनों प्लेट का डायरेक्टली कॉन्टेक्ट था, इसके अंदर आपका ड्यू टू कॉन्डक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा था। एक का आपका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा का कितना है पता नहीं, वही हम लोगों को निकालना है T2, ठीक है। ये जो आपका सरफेस एरिया, ये जो आपका इसका जो थिकनेस है, मतलब ये तो 3D है ना, ये तो 3D है, तो इसका जो थिकनेस है वो है आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और के का वैल्यू दिया गया है। तो हम लोगों को पता है क्या है, हीट ट्रांसफर का इक्वेशन, क्यू इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर क्या है, क्यू बाई ए हम लोगों को पता है आपका क्या है, हीट फ्लक्स, तो उसका आपका जो वैल्यू यहाँ पर 25 दिया गया, तो क्यू बाई ए को इधर लेके आएंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 25, के का वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी दे चुका है, तो क्या है वो है 50, आपका dt मतलब क्या है, डेल T1 माइनस T2, मतलब क्या 100 माइनस हो गया आपका T2 डिवाइडेड बाई dx, dx मतलब क्या, ये आपका ये हो जाएगा आपका जो थिकनेस है, यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में लेके जाना है, तो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में ले जाएंगे तो क्या होगा आपका 0.1 मीटर। तो इसको अगर हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो कैसे क्या मिलता है, देखिए ये आ जाएगा आपका 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्या है, 0.2, सॉरी 0.1 इज इक्वल टू 200 डेसीमीटर सेंटीमीटर, आपका ये हो जाएगा आपका 200 माइनस 2t, तो ये 200 माइनस 2t, तो इसको अगर इस तरफ लेके जाएंगे तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू, एक मिनट, 25, एक ए का वैल्यू बोला गया है 50, डी टी मतलब क्या, ये कूलर टेम्परेचर 100, अच्छा इसको हम लोग 373 करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये आपका केल्विन में लेके जाना पड़ेगा, 373 माइनस इतना, ओके, के इंटू डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स का वैल्यू गया है 0.1, तो इस तरफ जाएंगे तो इसको क्या, जो 0.1 इज इक्वल टू से क्या आ रहा है, 0.1 इज इक्वल टू 2 इंटू 373 माइनस आपका टी, तो इसका लगभग वैल्यू आ जाएगा आपका, ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, लेकिन फॉर्मूला यही है, क्या फॉर्मूला है, क्यू इज इक्वल टू के इंटू डी टी बाई डी एक्स, है ना, और क्यू वाई ए का वैल्यू है आपका ये हीट फ्लक्स का वैल्यू, और के का वैल्यू दे दिया है, dt मतलब कि आपका 100 माइनस ऑफ T2, और dx का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर बोला है, तो 10 सेंटीमीटर मतलब मीन्स क्या है आपका, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, है ना। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कितना आ रहा है, तो वही होगा आपका ये 61 का आंसर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका दो मैकेनिज्म विद द थ्री लिंक्स, थ्री बाइनरी जॉइंट एंड वन, सॉरी, थ्री बाइनरी जॉइंट एंड नो हायर पेयर, हायर पेयर कुछ नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालेंगे कुछ भी इक्वेशन से, वो क्या था आपका, डिग्री ऑफ फ्रीडम ए इजिकल टू क्या था, 3 इंटू L माइनस 1 माइनस 2J माइनस एच क्या है आपका हायर पेयर, जे है नंबर ऑफ जॉइंट, एल है नंबर ऑफ लिंक, तो यहाँ पर क्या है 3 नंबर ऑफ लिंक है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एल की जगह हम लोग 3 पुट करेंगे, 3 - 1 माइनस 2J, ज्वाइंट कितना है आपका 3 है ना, तो इसको हम लोग 3 करेंगे, हायर पेयर के, नो हायर पेयर मतलब एज इजिकल टू 0 हो जाएगा आपका, तो एज नहीं रहेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3 - 2 इजिकल टू 3 - 1 इजिकल टू 2, 2 इंटू 3 इजिकल टू 6 माइनस 6, तो आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलता है वो 0, अगर किसी मतलब मैकेनिज्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर, है ना। नेक्स्ट है आपका जो बॉल बियरिंग है, बॉल बियरिंग सिलेक्टेड बेस्ड ऑन, उसको क्या करते हैं हम लोग, जो बॉल बियरिंग का लाइफ का फॉर्मूला है वो क्या है, एल इजिकल टू क्या होता है आपका C/P⁴ और कभी एन का वैल्यू क्या होता है 3 होता है, और एन का वैल्यू होता है 10/3, तो ये जो एन का वैल्यू आपका 3 होता है, ठीक है, ये 3 कब होता है, अगर बियरिंग आपका बॉल बियरिंग है, और आपका 10/3 कब होता है, अगर 10/3 तभी होगा अगर ये है आपका रोलर बियरिंग है ना, और ये सी क्या है, सी है आपका डायनामिक लोडिंग, और पी है आपका स्टैटिक लोडिंग, तो क्या है वेरियस लोड के लिए हम लोग उसका लाइफ कैलकुलेट कर रहे हैं, डायनामिक के लिए भी कर रहे हैं, आपको स्टैटिक के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या है आपका जो बियरिंग रोटेट अंडर द वेरियस लोड, ठीक है, तो वेरियस लोड के लिए उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो लाइफ का फॉर्मूला है उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, डायनामिक लोड और आपका स्टैटिक लोड का दोनों रेशियो लेकर चल रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका एनर्जी ग्रेडियंट एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, तो जो HGL आपका हाइड्रोलिक जो एनर्जी ग्रेडियंट लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, ये कैसा होता है आपका, अगर ये कोई भी पाइप है
ठीक है, तो ये है आपका एचजीएल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और ये है आपका टोटल ग्रेडियंट। तो ये क्या होता है, ये आपको प्रेशर एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता है, और ये प्रेशर एनर्जी प्लस है आपका जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो काइनेटिक एनर्जी को लेके आपको साथ ऐड होके होता है ना। तो आपको सबसे नीचे कौन सा मिलेगा, सबसे नीचे आपको मिलेगा डेटा में हेड। ठीक है, ये यहाँ पर जो ये सेंट्रल लाइन के हिसाब से हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक तरफ से ड्रॉ करते हैं जब उसको प्लॉट करते हैं, तो डेटा में हेड सबसे आपका नीचे होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका वेलोसिटी हेड होगा। उसके बाद आपका आपका होगा स्टैटिक हेड, देन होगा फ्रिक्शन हेड। तो ऐसा क्या है आपका तीन चार तीन चार तीन चार एक दो, ठीक है, तो ये अब इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी 64 का। नेक्स्ट है आपका रिजिड फैन शेफ्ट कवलिंग, द पावर इज ट्रांसमिटेड। पावर कैसे ट्रांसमिट करते हैं रिजिड कवलिंग में, रिजिड कवलिंग में क्या दो थ्रू एंड थ्रू बोल्ट रहते हैं, ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ओनली बोल्ट इन शेयर, ठीक है, उस इसी के हिसाब से आपको जो रिजिड शेफ्ट कवलिंग है उसमें पावर ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो 65 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 66 वो चीज द नेम ऑफ द कार्बोरंडम, कार्बोरंडम किसको बोलते हैं, आपका सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरंडम बोलते हैं, है ना। तो 66 का आंसर हो जाएगा आपका ए। हाइड्रोलिक एक्चुएटर, हाइड्रोलिक एक्चुएटर क्या करता है, हाइड्रोलिक एक्चुएटर क्या करते हैं, फ्लूइड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में आपको कन्वर्ट करते हैं। 67 का आंसर हो जाएगा ये। रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 200 इन पाइप फ्लो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलेंगे उसको बोलेंगे हम लोग लेमिनर फ्लो। ठीक है, इस ये अगर आपका कोई भी ये पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है इसलिए 2000 अगर आपके कोई भी दो प्लेट के अंदर में फ्लो होता तो रेनॉल्ड्स नंबर कितना होता है 5 × 10⁵ का नीचे होगा, तो हम लोग उसको लेमिनर फ्लो बोलेंगे, है ना। अगर कोई भी ओपन चैनल फ्लो हो रहा है, ओपन चैनल में अगर उसका उसी का हिसाब से अगर उसका जो रेनॉल्ड नंबर है वो 500 का नीचे रहेगा, तो हम लोग उसको लेमिनर फ्लो बोलेंगे। ये देखिए यहाँ पर पाइप फ्लो बोला गया इसलिए 2000 है। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये 5 × 10⁵ क्या है, ये प्लेट दो प्लेट के पैरेलल प्लेट के बीच में अगर फ्लो होगा तब आपको इसका नीचे होगा, तो 5 × 10⁵ का नीचे रेनॉल्ड्स नंबर होगा, तब आपका फ्लो होगा लेमिनर फ्लो। और अगर ओसी मतलब ओपन चैनल फ्लो होगा तो वो आपका रेनॉल्ड्स नंबर 500 का नीचे होगा, तब आप बोल सकते हैं कि वो लेमिनर फ्लो है। प्रेशर रेंज ऑफ द सुपर क्रिटिकल बॉयलर, सुपर क्रिटिकल का बॉयलर में जो प्रेशर होता है वो 2.1 आपका मेगा पास्कल होता है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 69 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू हैव द कंप्लीट बैलेंस ऑफ द सेवरल रिवॉल्विंग मशीन मास सॉरी इन एंड डिफरेंट प्लेन, तब क्या हो जाएगा आपका बोथ जो रिजल्टेंट फोर्स और जो कपल है वो दोनों को जीरो करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 17 का हो गया। 71 का क्या है, द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर ओवर ओवर द सरफेस इज इमर्ज इन वर्टिकली, वर्टिकली अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग इमर्ज करेंगे तो उसका जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो क्या होगा आपका सेंट्रोइड, मतलब उसका सीजी से नीचे रहेगा। ठीक है ना, अगर हॉरिजेंटली करेंगे तो एक ही पॉइंट में कोइंसाइड्स कर जाएगा, और अगर हम लोग बहुत ज्यादा डीप में चला जाएगा, ठीक है, तब भी वो कोइंसाइड्स करता है ना, इसका एक प्रूव आता है। तो हम लोग बाद में करेंगे। तो यहाँ पर क्या है आपका जो वर्टिकल वर्टिकल कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग अगर इमर्ज करेंगे तो उसका जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो उस बॉडी का सीजी का सेंट्रोइड का नीचे रहेगा, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 71 का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्या है, व्हाट टाइप ऑफ द फीड इज नीड फॉर फेसिंग ऑपरेशन, फेसिंग ऑपरेशन में कौन सा ऑपरेशन चाहिए, ये फेसिंग ऑपरेशन में ओनली क्रॉस फीड चाहिए। क्यों, फेसिंग ऑपरेशन किसको बोलते हैं, मान लीजिए ये एक सेप्ट है, ठीक है, ये एक्सेप्ट है, तो इसी पोर्शन को हम लोगों को क्या को करेंगे मेसिनिंग करना है। फेसिंग मतलब कि इसको हम लोग ये परपेंडिकुलर प्लेन बनाना है, ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग ये जो टूल है यहाँ पर ये सेंटर में लेके आते हैं, उसके बाद बाहर की तरफ लेके आते हैं, ठीक है। उसमें तो यहाँ पर क्या है, इसका जो लेटरल मूवमेंट हो रहा है वो नहीं हो रहा है ना, लॉन्गिट्यूडिनली मूवमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ हम लोग क्रॉस फीड दे रहे हैं, मतलब उसको पेनिट्रेट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं क्रॉस फीड। तो 72 का आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्या है, मुझे ए सॉलिड शेफ्ट ऑफ 6 mm डायमीटर इज ट्रांसमिट 20 किलोवाट पावर, और उसका आरपीएम दे रहा है, तो क्या दे यहाँ पर स्ट्रेस निकालने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, आपका शेफ्ट का डायमीटर दे दिया गया है, पावर दे चुका है, और आप उसका जो स्पीड है, ठीक है, वो भी गिवन है। तो हम लोगों को पता क्या है, पावर जब गिवन है पावर इज इक्वल टू क्या है T × W ओमेगा, ठीक है, मतलब एंगुलर स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर ये T × ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2πn/60 हम लोग लिख सकते हैं। तो पावर यहाँ पर देखिए आरपीएम भी बोला है यहाँ पर, तो हम लोगों को शेयर स्ट्रेस निकालना है। पहले हम लोग टॉर्क वहां से क्या बोलते हैं, टॉर्क पहले निकाल लेते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर जो फिर शेयर स्ट्रेस क्या कैसे निकलेगा, यहाँ पर है आपका 20, यहाँ पर सभी किलो वाट में है ना, तो इसको हम लोग वाट में लेके जाने के लिए 1000 देके डिवाइड सॉरी मल्टीपल करते हैं, उसके बाद T × 2πn 2 × 3.14 इंटू एन कितना है 200 डिवाइडेड बाई 60। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे
तो हम लोगों को क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर टॉर्क मिल जाएगा, ठीक है, जो टी है वो मिलेगा। टॉर्क कितना मिलेगा आपका, इसको 200 से इसको 200 क्रॉस आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 66,000 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आ जाएगा 2 है आपका, 3.14 है ना, और कुछ नहीं है, मतलब 6.28। ये आपका टॉर्क मिल गया। जैसे ही आपको टॉर्क मिल गया, हम लोगों को क्या पता है, आपका सेट का जो टॉर्सनल इक्वेशन होता है क्या है, आपका टाउ बाई आई पी, टॉर्क बाई आई पी इजिकल टू एफ एस बाई आर। एफ एस क्या है आपका, शेयर फोर्स है, और आर है आपका उसका रेडियस। तो यहाँ से हम लोग शेयर फोर्स निकाल सकते हैं। एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, टॉर्क इंटू आपका उसका रेडियस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आईपी। आईपी क्या हो जाएगा, आईपी का वैल्यू तो यहाँ पर ये हम लोगों को टी मिल गया, इसके साथ आर, आर मतलब क्या, 30। अच्छा अच्छा, यहाँ पर आर को हम लोग, तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अब मीटर में लेके जाएंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग सभी जो मतलब ये यूनिट यूज किया है वो सभी मीटर में किया है। तो इसको अगर आर को 30, मतलब इसको अगर करेंगे 30/2 रेडियस के लिए, ये तो है आपका डायमीटर, तो ये हो जाएगा आपका एमएम में। तो एमएम को अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 30 × 10⁻³ ये हो गया टी इंटू आर। और आईपी के लिए क्या करेंगे, आईपी मतलब ये पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आपका 5/32 इंटू D⁴। डी क्या है आपका 60, 60 मतलब क्या, पॉइंट आपका 06 टू दी पावर 4। इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 22.5, इसका आंसर आ जाएगा आपका बी। तो क्या किया हम लोगों ने क्या किया, पहले ये इक्वेशन यूज किया, पावर इज इक्वल टू आपका टॉर्क इनटू आपका एंगुलर स्पीड। ये करके हम लोगों को ने किया, ये टॉर्क को निकल लिया, है ना, पावर हम लोगों को गिवन है, एंगुलर स्पीड हम लोग 2 पाई, यहाँ पर ये आरपीएम से उसका एंगुलर वेलोसिटी निकाल लिया। तो यहाँ पर हम लोग टॉर्क, जैसे हम लोगों को टॉर्क मिल गया, तो अब हम टॉर्सनल इक्वेशन आपके पास अप्लाई कर दिया, टी इजिकल टू आई पी इजिकल टू एफ एस बाई आर। तो एफ एस क्या है आपका, शेयर स्ट्रेस है, यहाँ पर शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ से हम लोग इजीली शेयर स्ट्रेस निकाल सकते हो। 73 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या, रेशियो ऑफ द इलोंगेशन ऑफ द पिजोमेट्रिक बार ड्यू टू इज सेल्फ वेट W to the similar bar at the additional weight is W। तो सिमिलर जो अब ड्यू टू, अगर ड्यू टू इज ओन वेट क्या है, WL/2AE। ये है आपका पिजोमेट्रिक बार के लिए। अगर ये आपका कॉनिकल बार हो जाता है तो क्या होता है, WL/6AE। और ड्यू टू इज, अगर कोई भी नॉर्मल कोई भी लोड हो रहा है तो ये क्या है आपका PL/AE, मतलब WL/AE। तो ये क्रॉस आउट हो जाएगा, सभी क्रॉस आउट हो जाएगा, 1/2 पड़ा रहेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, टोटल इलोंगेशन पे पिजोमेट्रिक बार ड्यूटी सेल्फ वेट, और आपका सेम वेट अगर ऐड किया गया तो उसका जो रेशियो होता है इलोंगेशन का, वो होता है क्या बोलते हैं, हाफ। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ऑप्शन है DL इजिकल टू PL/AE, ठीक है, वहां से ये कॉन्सेप्ट आया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी चूजन इज हायर इन केस ऑफ, कब हायर यूज करेंगे, जब आपका नहीं, ब्रिटेल मटेरियल को हम लोग इम्पैक्ट लोड देंगे, ठीक है, क्योंकि क्यों क्यों इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा रहना चाहिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसलिए ज्यादा रहना चाहिए क्योंकि ब्रिटेल मटेरियल आपको टाइम नहीं देगा, मतलब उसका जो डिफॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, वो डायरेक्ट क्रैक होकर आपको ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, इलोंगेशन नहीं होता है आपका ब्रिटेल मटेरियल में। तो इम्पैक्ट लोड में वो बहुत ही आपका डेंजरस हो जाता है ना फॉर ब्रिटेल मटेरियल। तो ब्रिटेल मटेरियल जब हम लोग इम्पैक्ट लोड, नॉर्मली इम्पैक्ट लोड जहां पर रहता है वहां पर ब्रिटेल मटेरियल हम लोग नहीं यूज करते। अगर किसी में है तो उसमें वहां पर जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा 76 हिंज पॉइंट। हिंज पॉइंट इज केपेबल, हिंज पॉइंट क्या कैसा रहता है, मतलब ये आपका एक कोई भी ये में इसको हम लोग एक बोल्ट मतलब हिंज करके रखे, तो ये क्या है, ये आपका हॉरिजेंटली जो मूवमेंट है वो नहीं होने देगा, ये जो वर्टिकली मूवमेंट है वो भी नहीं होने देगा, लेकिन रोटेशन होगा, रोटेशन होगा तो उसका मूवमेंट आ जाएगा, है ना। तो इसलिए कि वो मूवमेंट को रेजिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो हॉरिजेंटल फोर्स है, वर्टिकल फोर्स है, सभी को रेजिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 76 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका जो ग्रेविटी फीड कास्टिंग सिस्टम, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द हॉरिजेंटल रनर। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो ग्रेविटी में आता है उसका क्या है, हम लोग कम करते हैं, क्यों कम करते हैं, इसका धीरे धीरे क्रॉस सेक्शन कम होता है, क्यों, क्रॉस सेक्शन कम होगा तो वेलोसिटी आपका बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो उसका वो जो मोल्टेड मेटल जा रहा है उसका फ्लूइडिटी रहेगा, फ्लूइडिटी रहेगा तो वो ये स्पूर के एरिया में नहीं अटक जाएगा, तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा। इसलिए हम लोग उसका एरिया को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, है ना, उसका जो एरिया है उसको हम लोग डिक्रीज करते जाते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया को डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो स्क्रू जैक है, स्क्रू जैक हैज द पिच इज 6 mm, हैंडल का लेंथ है आपका 0.6 मीटर, एफर्ट
if the effort is 300 newton which is applied in the handle and ignoring the friction, the ideal load it can be lift approximately। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज निकलते हैं। पहले हम लोगों को क्या बोला गया, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, डिस्टेंस मूव बाय डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव बाय द लोड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 2 पाई एल बाई पी। यहाँ पर 2 पाई एल क्या है, आपका एल है 0.6, है ना, 0.6। तो 2 into पाई into 0.6 डिवाइडेड बाई पी, इसका पिच क्या है आपका 6 mm है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसको में लेके जाएंगे तो 0.006। तो इसको अगर करेंगे तो यहाँ पर आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो क्या आ जाएगा, 6 to 8.3 ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना। तो अब क्या, जैसे हम लोगों को मैकेनिकल एडवांटेज मिल गया, तो मैकेनिकल एडवांटेज को हम लोग क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, लोड बाय एफर्ट, है ना। तो ये हमारा 628 मतलब 628 हम लोगों को मिल गया है ये मैकेनिकल एडवांटेज। अब क्या है, हम लोगों के पास एफर्ट हम लोगों को पता है, ठीक है। लोड हम लोगों को कैलकुलेट करने, एफर्ट कितना है 30 न्यूटन, सॉरी 300 न्यूटन। तो इसको हम लोग यहाँ से आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका क्या बोलते हैं, लोड निकाल सकते हैं। तो ये मल्टीपल हो जाएगा तो 18 टाइम 6 into 3, 6 into 3 हो जाएगा, है ना। इसको किलो न्यूटन में लेके आया है, तो इसका अगर ये मल्टीपल करेंगे तो आपका लोड आ जाएगा, लोड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 78 का आंसर हो जाएगा आपका बी। यहाँ पर किलो न्यूटन है तो इसलिए यहाँ पर 188.5 किलो न्यूटन आया है ना। इसके साथ अगर 1000 मल्टीपल करेंगे तो ये आंसर के साथ आपका मैच हो जाएगा। तो इसका 78 का जो ऑप्शन है वो है बी। तो लेकिन फॉर्मूला ये आपका यहाँ से आता है ना। नेक्स्ट क्या है, ए सॉलिड शेफ्ट और ए hollow shaft of a same material, the length of the outer diameter are subjected to equal torque which will be the greater shear stress। shear stress कौन ज्यादा ले सकते हैं। तो हम लोगों को क्या पता है, जो shear stress का जो हम लोगों को इक्वेशन है क्या है, हम लोगों ने इसके बारे पहले मैथ में किया था, टी बाई आई पी समान एफ एस बाई आर, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये शेयर स्ट्रेस कौन ज्यादा ले सकते हैं, इसलिए हम लोग शेयर स्ट्रेस को निकालेंगे तो क्या है, टाउ इंटू आर डिवाइडेड बाई आईपी। तो आईपी के साथ आपका देखेंगे मूवमेंट, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के शेयर स्ट्रेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या है, जिसका आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है वो शेयर स्ट्रेस कम लेगा, ठीक है, जिसका कम है वो ज्यादा लेगा, है ना, शेयर स्ट्रेस। तो इसके लिए क्या होगा, ये पोलर ऑफ मूवमेंट या मूवमेंट किसका, हॉलो शेप के लिए कम होता है, क्यों होता है। मान लीजिए एक सॉलिड शेप का पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, π/32 × 10⁴। ये हो गया आपका सॉलिड शेप के लिए। अब हॉलो शेप के लिए क्या होगा, π/34 × 10⁴ माइनस स्मॉल d⁴। ये हो जाएगा आपका हॉलो शेप के लिए, है ना। तो ये क्या, आईपी का वैल्यू इसमें कम हो रहा है, ये अगर कम आ जाएगा तो ये शेयर फोर्स ज्यादा ले सकते हैं, है ना। तो इसलिए आपका हॉलो शेप के लिए ये अच्छा रहेगा। तो इसका 79 का ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट के, द रीहीट साइकिल हैज बीन डेवलप द स्टीम पावर प्लांट इन ऑर्डर टू रीहीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और आपका जो मॉइस्चर कंटेंट है मतलब वो भी कम हो जाएगा। मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाएगा तो क्या, आपका जो ब्लेड के साथ आपका कॉरोजन होगा वो भी कम हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आपका रीहीटिंग हम लोग करते हैं, तो ये 80 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 81। 81 में क्या बोला गया है, एक काउंटर फ्लो, ये क्वेश्चन विजिबिलिटी अच्छा नहीं है तो हम लोग यहाँ पर लिखे, एक बोला गया है कि काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है, ठीक है, जो वाटर हॉट फ्लूइड कोल्ड फ्रॉम, अच्छा 110 डिग्री सेंटीग्रेड से कोल्ड आपका हॉट वाटर आ रहा है, और जो निकल रहा है वो आज निकल रहा है 80 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो ऐसे जा रहा है। और आपका जो यहाँ पर जो आपका कोल्ड वाटर जा रहा है वो आपका एंट्री पॉइंट 30 डिग्री है और एग्जिट पॉइंट है आपका 60 डिग्री। तो ये आ गया डेल्टा T1 क्या आ जाएगा आपका 50, 100 माइनस आपका 110 माइनस 60 करेंगे तो 50 आ जाएगा, और 80 माइनस 30 करेंगे तो ये आपका 50 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों में अगर दोनों तरफ अगर आपका डिफरेंस सेम आ जाता है तो आपका जो एलएमडीटी आता है वो उसी डिग्री सेंटीग्रेड में आता है, मतलब कि ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड में आता है। क्यों, देखिए कैसे, क्यों, अगर दोनों तरफ अगर डेल्टा डिफरेंस सेम आ जाएगा तो वही होता है आपका एलएमडीटी। क्यों ऐसा, एलएमडीटी मतलब कि लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। तो एलएमडीटी को हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 डिवाइडेड बाई एल एन, डेल्टा T1 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा डेल्टा T2। ये है आपका एलएमडीटी का फॉर्मूला। तो ये अगर 50 माइनस 50 करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो बाई समथिंग ln1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका इनडिटर्मिनेट आ जाएगा। तो इनडिटर्मिनेट आता है तब, इसलिए जब आपका दोनों तरफ टेम्परेचर डिफरेंस सेम हो जाते हैं तो एलएमडीटी वो टेम्परेचर डिफरेंस ही आता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी।
नेक्स्ट क्या है, द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर फुल एनीलिंग और हाई पार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हाई पार है तो क्या है, लोअर क्रिटिकल जो टेम्परेचर है उससे हम लोग 50 डिग्री ज्यादा हीट करेंगे फॉर हाइपो यूटेड स्टील के लिए। लेकिन सॉरी, हाई पार यूटेड स्टील के लिए अगर ये हाइपो होता तो हम लोग क्या करते, 50 डिग्री ज्यादा उसको हीट करते। ठीक है, फुल एनीलिंग के लिए किसका ज्यादा 50, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर ये हो जाएगा हाइपो, हाइपो के लिए आपका 50 डिग्री अबव द अपर क्रिटिकल। लेकिन जब लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर किसके लिए करेंगे, हाई पार, ये आपका लोअर के ज्यादा करेंगे जब हाई पार हो जाएगा। हाई पार कौन सा होता है आपका 0.8 पर 0.8 का जो परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, आपका हाई पार इक्विटाइज स्टील। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका with the height of the water column corresponding to the pressure equivalent to 75 सेंटीमीटर ऑफ मार्करी कॉलम। अगर बोल रहे हैं क्या, जो आपका वाटर कॉलम है, ठीक है, 75 सेंटीमीटर ऑफ मार्करी, 75 सेंटीमीटर ऑफ मार्करी, उसके ऑफ एच जी, तो इसका इक्विवेलेंट आपका वाटर कॉलम कितना होगा, उसका इक्विवेलेंट वाटर कॉलम कितना होगा। तो हम लोगों को क्या पता है, 76 mm ऑफ एच जी इज इजिकल टू क्या पता है हम लोगों को, आपका 10.3 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, ये तो हम लोगों को पता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर में पूछा है, तो इसको अगर हम लोग सेंटीमीटर में लेके जाएंगे तो इसको क्या करेंगे, आपका 100 देके मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पर क्या 1030 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम। कितना इस, ये है आपका 70 mm ऑफ एच के लिए, 70 mm ऑफ एच। यहाँ पर क्या पूछा है, 75 mm ऑफ एच। तो इसका देखिए 76 के लिए अगर आपका 1030 होगा, तो 75 के लिए जस्ट उसका थोड़ा कम होगा ना। इसी हिसाब से हम लोग ऑप्शन को देखेंगे, तो ऑप्शन में यहाँ पर क्या दो कम है, एक है 1000 और आपका 1020। तो देखिए 76 मतलब एक घर कम हो रहा है, ठीक है, 76 से हम लोग 75 जाएंगे तो एक कम होगा, तो इसके लिए ये आपका नजदीक हो जाएगा। लेकिन ये आप क्या बोलते हैं, कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं, एक में कितना होगा, ये बाई 76 इंटू 75, ऐसे कैलकुलेट करके भी आप कर सकते हैं। लेकिन अब ये ऑप्शन देख के भी आंसर कर सकते हैं ना। 83 का अगर ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या, फ्लेक्सिबल रिजिडिटी। फ्लेक्सिबल रिजिडिटी क्या होता है, ई इंटू आई। ई को हम लोग क्या बोलते हैं, ई को बोलते हैं हम लोग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, और आई को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका जो यूनिट होता है ये क्या होता है, क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का, इसका बोलते हैं, इसका रेडियस होता है आपका किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों, ये स्ट्रेस का यूनिट के क्या बोलते सेम होता है, क्यों, इसका स्ट्रेस अगेंस्ट इसका दो रेशियो होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं रहता है, तो इसके लिए इसका स्ट्रेस का यूनिट होता है। और आई क्या है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो यूनिट होता है वो क्या है, मीटर टू दी पावर 4। तो इसको अगर हम लोग क्रॉस आउट करेंगे तो ये क्या है, ये हो जाएगा आपका 4 क्रॉस होकर 2 हो जाएगा। तो हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या बोला गया है, 1 kg F पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज कन्वर्टेड इनटू एसआई यूनिट। देखिए यहाँ पर प्रेशर का यूनिट का कन्वर्जन बहुत सारा दिया गया है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोगों को क्या पता है, 1 kg F इजिकल टू क्या है, 9.81 न्यूटन, ये तो हम लोगों को पता है। तो इसको अगर kg/F पर सेंटीमीटर करेंगे, ठीक है, तो 1 kg/F पर सेंटीमीटर करेंगे, तो इसको भी हम लोग 9.81 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों तरफ हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया है ना। अब हम लोगों को क्या पूछा गया है, 9.81 केजी पर सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग पास्कल में पूछा है ना। तो इसको अगर हम लोग पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे, इसको अगर हम लोग पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इसको करेंगे तो ये 9.81, इसको अगर सेंटीमीटर से अगर, तो ये हमारा क्या आ गया अभी, 9.81 आपका न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है वो क्या है, स्केल में है। पास्कल मतलब क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग क्या करना, हमारा कोशिश यही रहेगा, ये सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में लेके जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 9.81 डिवाइडेड बाई, इसको अगर हम लोग आपको मीटर स्क्वायर लिखेंगे तो ये क्या करेंगे, इसको 0.01 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका यूनिट। अब आ गया न्यूटन पर आपका मीटर स्क्वायर में, ये आपका यूनिट आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9.81 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये अगर 10 और आपका -4 आ गया, तो इसको अगर हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो यह कैसे हो जाएगा, देखिए मेगा पास्कल। तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.098, तो क्या किया हम लोग, दो टू टाइम्स इस तरफ लेके आ गया, तो इंटू आपका क्या किया, 10 आपको 6 कर दिया है ना। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा 0.0981 आपका मेगा पास्कल, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या, 86, मुझे स्पेसिफिक हीट of combustion product is increased when there is a
देयर इज एन इंक्रीजिंग इन, अच्छा स्पेसिफिक हीट ऑफ द कॉम्बसन प्रोडक्ट का भी इंक्रीज होगा, दोनों बढ़ना चाहिए क्या, आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज होना चाहिए और आपका जो फ्यूल एयर रेशियो है वो भी इंक्रीज होना चाहिए। टेंशन मेंबर इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 30 mm स्क्वायर, लोड है इतना, व्हाट इज द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। देखिए यहाँ से हम लोग नॉर्मल शेयर स्ट्रेस निकाल सकते हैं, नॉर्मल शेयर स्ट्रेस हम लोगों को क्या पता है, लोड इनटू एरिया। तो यहाँ पर लोड क्या है आपका, लोड है आपका 60 किलो न्यूटन और डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ही बोला है ना, तो ये हो गया आपका 30। तो ये हो गया 30 मतलब क्या, ये क्रॉस आउट हो गया 2, ये हो गया क्या, नॉर्मल नॉर्मल स्ट्रेस। तो हम लोगों को क्या पता है, शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या, ये शेयर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू क्या, नॉर्मल स्ट्रेस बाय 2। तो हमारा शेयर स्ट्रेस कितना आया था, नॉर्मल स्ट्रेस कितना आया था आपका 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका दो मिनिमम नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, मुझे एनपीएसएच। ठीक है, ये काम होता है, ये आपका कैविटेशन में, कैविटेशन को प्रिवेंट करने के लिए। क्यों, अगर कोई पंप सक्शन ले रहा है तो उसका एनपी नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अगर नहीं मिनी नहीं हुआ तो आपको क्या हो जाए, कैविटेशन हो जाता है ना। तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल एज कम्पेयर टू द शेयर स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होता है, कितना होता है, हाफ हो जाता है ना। तो शेयर स्ट्रेंथ आपका कम रहता है एज कम्पेयर टू टेंसाइल स्ट्रेस कोई भी मटेरियल के लिए। और जो व्हिच प्रोजेक्शन मेथड इज यूज्ड फॉर फॉर shortened but equally scale axis and the commonly used for the quick पिक्टोरियल। तो क्विक पिक्टोरियल्स के देखिए, ये आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में होता है, फॉर क्विक और शॉर्ट करने के लिए, शॉर्ट शॉर्ट इसमें क्या है, 1% आपका जो डायमेंशन मिलेगा वो एक्यूरेट मिलता है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में। इन इंडेक्स comfort the temperature of the saturated air at which the person would experience the same feeling ऑफ द कम्फर्ट ऑफ द एक्सपीरियंस इन द मुझे एक्चुअल अनसैचुरेटेड एनवायरमेंट। देखिए इसको बोलते हैं क्या, इफेक्टिव टेम्परेचर है ना। द पार्टिकल मूव इन एन हॉरिजेंटल सर्कुलर पाथ, द सेंटीपिटल फोर्स, द वर्क डन बाय द सेंटीपिटल फोर्स ओवर टू कंप्लीट द वन रेवोल्यूशन। तो पहले मान लीजिए सेंटीपिटल फोर्स होता गया, सेंटीपिटल फोर्स कैसे काम करता है, टूवर्ड्स आपका सेंटर की तरफ ये आपका काम करता है ना। तो आपका जो वर्क डन का फॉर्मूला और आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, वो टेंजेंशियली होता है ना। तो यहाँ पर क्या है आपका फॉर्मूला, क्या है वर्क डन का फॉर्मूला है आपका एफ डी इंटू कॉस थीटा। तो ये जो आपका ये रेडियस और ये जो टेंजेंट है इसके बीच में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो कॉस 90 क्या आ जाएगा आपका, जीरो। कॉस 90 आ जाएगा आपका जीरो, तो ये पूरा टर्म ही आपका जीरो आ जाएगा है ना, पूरा टर्म ही जीरो आ जाएगा। तो वर्क डन भी आपका जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है आपका वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ द ईयर उस द रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है तो उसका जो वेट बल्ब टेम्परेचर है और जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो आपका सेम हो जाता है ना। तो 93 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या, आइडेंटिफाई द करेक्ट यूनिट ऑफ द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का यूनिट क्या है आपका, फोर्स न्यूटन पर मीटर है ना। तो ये न्यूटन पर मीटर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, एक भी ऑप्शन नहीं है। तो ये कौन सा ऑप्शन को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों, जूल इजिकल टू क्या है आपका, जूल इजिकल टू है, जूल है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर। तो ये एक मीटर और एक मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 94 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या है, विच इज द ऑटोमेशन टाइप इज मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर प्रोड्यूसिंग द लार्ज वेराइटी एंड लो वॉल्यूम। क्या है यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, ऑटोमेशन करना है कौन सा प्रोडक्शन करने के लिए, उसका वेराइटी लार्ज है लेकिन वॉल्यूम लो है, मतलब कम चीज का लेकिन ज्यादा टाइप का चीज बनाना है। तो आप लोगों को क्या, फ्लेक्सिबल इन ऑटोमेशन, ऑटोमेशन को फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, तब तो आपको जो ज्यादा वेराइटी हम लोग बना सकते हैं, उस कम वॉल्यूम का ज्यादा वेराइटी बना सकते हैं है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका मुझे जो ईच टर्म ऑफ द इक्वी मुझे बर्नियल्स इक्वेशन इस स्टेट, इसका मीटर में हर उसका लेंथ में आपका जो हेड आता है, हेड मिलता है आपका, जो हेड का लॉस, ये जो हेड का जो एनर्जी मिल, हेड का जो आपका यूनिट मिलता है वो आपका लेंथ में मिलता है। तो लेंथ का यूनिट है आपका मीटर में आता है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका what is the mass of the air is contained in a room size if 5 into 4 into 3 meter if the specific volume of the air is देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम पर यूनिट आपका मास। तो क्या है, अगर 1 kg मास में आपका जो वॉल्यूम है वो क्या है आपका 0.83 मीटर क्यूब है। और आपके पास तो हम यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम कितना मास में रहेगा, 1/0.83, इतना केजी रहेगा 1 मीटर क्यूब में। और आपका जो आपका रूम का साइज है, रूम का साइज है क्या, 5 into 4 into 3, तो मतलब क्या 5 4 20 into 3 मतलब 60। तो तो आपका जो 60 मीटर क्यूब के लिए आपको कितना आएगा, तो 60 मीटर क्यूब लिए 1 डिवाइडेड बाई 0.83 डिवाइडेड इंटू 60। तो इसके लिए आपका 60 से ज्यादा आएगा, कितना आएगा आपका 72। इसका ऑप्शन है आपका डी, 97 का ऑप्शन हो गया आपका डी। नेक्स्ट क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस इज
वेयर इज डायरेक्टली टू द टेम्परेचर, ये है आपका जूल्स लॉ। जूल्स लॉ क्या बोला गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद चेंज इन टेम्परेचर। तो जो इंटरनल एनर्जी के चेंज के बारे में बात करते हैं वो कौन सा है, जूल्स लॉ। तो 98 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कैविटेशन ऑफ द पाम टेक्स प्लेस एट द सक्शन, ठीक है, सक्शन में आपका कैविटेशन देखने को मिला था। क्यों सक्शन में मिलने देखने को मिलता है, अगर अगर आपका प्रेशर नेगेटिव में चला जाएगा तो आपका कम डिग्री सेंटीग्रेड में वो आपका बॉयल होना स्टार्ट कर जाएगा वाटर, इसलिए आपका कैविटेशन क्या है, सक्शन साइड में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 100 में क्वेश्चन क्या है, इन टॉर्सन व्हिच सेक्शन इज द बेस्ट। बेस्ट क्या है आपका हॉलो सेक्शन, क्यों है वो हम लोगों ने अभी भी दो मैथ में किया है ना, तो इसका 100 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यही था आपका पूरा एनालिसिस जो केएमसी का, जो एनकेडीए, सॉरी केएमसी नहीं है, ये है एनकेडीए, ठीक है, न्यू कलकत्ता डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो डब्ल्यूबीएमएससी की तरफ से आता है। ये है आपका पूरा क्वेश्चन का एनालिसिस। किसी क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और आपको ज़्यादा अपडेटेड वीडियो के लिए आप डाटा कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये आपका जो एग्जाम हुआ था ये शायद आपका 13 या 14 दिसंबर के लिए हुआ था, लेकिन हम लोगों को वीडियो नहीं बना पाया, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन का एनालिसिस आपको करना है तो आप लोग ये कॉन्सेप्ट आपका डाटा आपका @gmail.com में आप लोग मेल कर सकते हैं, ठीक है, हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट डाटा @gmail.com इस मेल आईडी में आप लोग मेल कर सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन का आपको एनालिसिस चाहिए। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियो के लिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग डाटा कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल के साथ जोड़ सकते हैं, डाटा कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।